सभी का बहुत बहुत स्वागत है माइंड मैप के अगले एपिसोड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सभी एरियाज बहुत आसान है, सभी एरियाज में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, कोई बहुत गहरे कंसेप्ट नहीं है। तो अगर आप एक बार भी मुझे सुन भी लेंगे और दिमाग में अच्छे से चीज़ों को बिठा लेंगे तो सवाल करने में कोनो दिक्कत नहीं आएगी, ये हमारी गारंटी है ना। एक दिन में ये क्लॉक कितना टाइम लूज करेगी और जिस धागे से पेंडुलम को बनाया गया उसका अल्फा का ये वैल्यू है, अल्फा का वैल्यू भी दे देगा। तो आपसे पूछेगा कि बताइए टाइम कितना लूज करेगी, तो आपको सीधे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 30, दोनों को डिवाइड करके टी का वैल्यू निकाल। समझ गए? तो सवाल जो आएंगे वो सवाल इस अप्रोक्सीमेट मेथड से सॉल्व होंगे और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पर सवाल आते हैं। हेलो 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 हेलो, सभी का बहुत बहुत स्वागत है माइंड मैप के अगले एपिसोड में। मैं मनीष शर्मा आपका भरपूर स्वागत करता हूं आज के इस धमाकेदार एपिसोड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बहुत बड़ा चैप्टर है भाई साहब, बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट्स हैं। आइए कोशिश करेंगे कि फटाफट क्रिस्प कंटेंट में, दैट मीन्स कम समय में इस चैप्टर को देखें और मेन जो बातें हैं, जो मेन कंसेप्ट हैं, जो मेन फॉर्मूलेज हैं, उन सारे फॉर्मूले को फटाफट से रिवाइज कर लें। तो आ जाइए सब लोग तैयार हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ने के लिए, सब लोग तैयार हैं। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ रहे होंगे हम इस चैप्टर में बात कर रहे होंगे थर्मल एक्सपेंशंस की, फिर हम बात कर रहे होंगे कैलोरीमेट्री की, फिर हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर की, दैट मीन्स थर्मल कंडक्शन एंड थर्मल रेडिएशन की। इन सब एरियाज पर चर्चा होगी और बातचीत होगी। तो गियर अप हो जाइए, फटाफट से शुरू कर दीजिए। मैं मनीष शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के माइंड मैप में। ठीक, तो आइए शुरुआत कर देते हैं। इनको ये देखना चाहिए, वो सब बच्चे जो अच्छा करना चाहते हैं जीवन में, चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, उनको ये देखना चाहिए और सिलेक्शन डायरी बनानी चाहिए आपको। ये बात मैं हर बार रिपीट करता हूँ और इस बार भी रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी सीखा है, जो भी फंडे तुम्हें समझ में आ गए हैं, जो भी फॉर्मूलेज तुम्हें समझ में आ गए हैं और जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है, उसको तुम एक अलग जगह पर सिलेक्शन डायरी में नोट करो, ताकि उसकी मदद से चीजों को रिवाइज कर सकें, है ना। तो इस माइंड मैप का भी आप भरपूर इस्तेमाल सिलेक्शन डायरी बनाने के लिए भी कर सकते हैं और एक ओवरव्यू, कम समय में एक ओवरव्यू ले सकते हैं। क्योंकि जो बड़े चैप्टर्स होते हैं वो जब हम रेगुलर रूटीन क्लास में जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे लेक्चर्स हो जाते हैं और हमें बड़ा मुश्किल होता है समझना कि भैया क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था, मेन बातें क्या थी। तो माइंड मैप ये जो सीरीज है, ये है ही इसीलिए सो दैट आप कंसोलिडेट कर पाए, चीजों को दिमाग में अच्छे से बैठा पाए और समझ पाए कि अच्छा ये था, अच्छा ये ऐसा था, इसमें ये मेन बातें थी, ऐसा। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी ईमानदारी से सारी चीजों पर बात कर सकूं, सारी बेसिक चीजों पर आपसे बात कर सकूं। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज जो हैं उनको मैं ऑलरेडी लेकर आया हूं अपने पीपीटी में, तो वो सब चीजें आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये पीपीटी आपको क्लास के बाद मिल जाएगी, तो तसल्ली से अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। तो भाई शुरू करें। तो भाई इस चैप्टर को हमने 4 हिस्सों में ब्रेक किया, जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया, 4 हिस्सों में ब्रेक किया। थर्मल एक्सपेंशन, देन कैलोरीमेट्री एंड थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री का मतलब होता है टेम्परेचर और टेम्परेचर स्केल्स, हीट कंडक्शन और हीट रेडिएशन। ऐसे करके 4 टुकड़ों में इस चैप्टर को तोड़ा गया है। अगर हम हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन चारों में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हीट रेडिएशन। ज्यादातर जो सवाल आते हैं वो रेडिएशन पर, काफी ज्यादा सवाल आते हैं, रेडिएशन पर अच्छे सवाल आते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है कंडक्शन, और कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन पर काफी कम सवाल पूछे जाते हैं, इजी होते हैं। सभी एरियाज बहुत आसान है, सभी एरियाज में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, कोई बहुत गहरे कंसेप्ट नहीं है। तो अगर आप एक बार भी मुझे सुन भी लेंगे और दिमाग में अच्छे से चीजों को बिठा लेंगे तो सवाल करने में कोनो दिक्कत नहीं आएगी, ये हमारी गारंटी है। सवाल करने में कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तो शुरू करेंगे थर्मल एक्सपेंशन से, शुरू करेंगे भाई साहब। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसा होता है, क्या फॉर्मूला लगता है, कैसे सवाल बनते हैं, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे, घनघोर चर्चा करेंगे। तो आ जाइए, सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब दे रहा हूं मैं कि थर्मल एक्सपेंशन का क्या मतलब है और थर्मल एक्सपेंशन होता ही क्यों है। तो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है कि किसी बॉडी का अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो एक्सपेंड कर रही है। एक्सपेंड कर रही का मतलब है कि उस बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो एवरेज सेपरेशन है वो एवरेज सेपरेशन बढ़ रहा है, तभी तो एक्सपेंड करेगी, है ना। एवरेज सेपरेशन बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल एक्सपेंशन। ऐसा फंडामेंटली क्यों हो रहा है, अगर कोई ये जानना चाहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है एक्चुअली क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होता है वो एसिमेट्रिकल होता है ज्यादातर मटेरियल्स के लिए। ज्यादातर मटेरियल्स के लिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है ये एसिमेट्रिकल होता है। इस ग्राफ का ये वाला हिस्सा स्टीप होता है और वो वाला हिस्सा फ्लैट होता है। तो सर इससे क्या फर्क पड़ जाएगा बेटा, इससे ये फर्क पड़ जाएगा कि लेट अस इमेजिन ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ है ना। मान लेते हैं कि पहले टी नॉट टेम्परेचर था, है ना। तो मान लेते हैं कि पहले टी नॉट टेम्परेचर था, ये टेम्परेचर था पहले टी नॉट, है ना, ऐसा टेम्परेचर था पहले।
ये टेम्परेचर था टी नॉट, ठीक। अच्छा जी, इस टेम्परेचर टी नॉट पर जो मॉलिक्यूल्स थे, ये आर क्या है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप है। जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी आपस की जो दूरी थी, वो आपस की दूरी इन दोनों पॉइंट्स के बीच वेरी कर रही थी। हेंस जो एवरेज सेपरेशन था मॉलिक्यूल्स के बीच, वो एवरेज सेपरेशन था आर नॉट, जो इस डायग्राम में यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये आर नॉट क्या है, ये आर नॉट एवरेज सेपरेशन है बिटवीन द मॉलिक्यूल एट अ टेम्परेचर टी नॉट, जब पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं ई नॉट है। अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो व्हाट विल हैपन टू द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। चूंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी का मतलब है इट विल बिकम लेस नेगेटिव, है ना, इट विल बिकम लेस नेगेटिव। तो मान लेते हैं कि T1 टेम्परेचर जब मैंने कर दिया, जब मैंने T1 टेम्परेचर कर दिया, उस समय अगर इस परिस्थिति को देखें तो जब मैंने T1 टेम्परेचर कर दिया तो सिचुएशन ये हो गई, पोटेंशियल एनर्जी T1 टेम्परेचर पर E1 हो गई। और चूंकि ये ग्राफ एसिमेट्रिकल है, ये ग्राफ एसिमेट्रिकल है, अब वो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप है, वो मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप इन दोनों पॉइंट्स, दैट मींस इन दोनों पॉइंट्स का मतलब हो गया, इन दोनों पॉइंट्स का मतलब हो गया कि अब जो मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप है वो इन दोनों, दैट मींस इस तरफ और उस तरफ जरा देखिए, इस तरफ और उस तरफ जरा देखिए, है ना। तो मान लेते हैं ये R1 है और ये R2 है, या R1 डैश और R2 डैश जैसा है। हेंस जो एवरेज वैल्यू होगी मॉलिक्यूलर गैप्स की, जो एवरेज वैल्यू होगी वो इन दोनों का एवरेज आएगा। चूंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस रिलेटिवली कम है, तो अब जो नया एवरेज आएगा वो नया एवरेज R0 पर कोइंसाइड नहीं करेगा, R0 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। हेंस हमको ये कहना पड़ेगा कि T1 टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप था वो था R0, और T1 टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप है, एवरेज गैप है, वो है R1। चूंकि R1 की वैल्यू इज ग्रेटर देन R0, तो क्या मुझे ये समझना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल्स के बीच का एवरेज गैप बढ़ गया है, एंड दिस एक्सप्लेन्स थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन फंडामेंटली क्यों हो रहा है, एसिमेट्री इन पोटेंशियल एनर्जी कर्व की वजह से हो रहा है। एसिमेट्री से क्या मतलब है, ये कर्व परफेक्टली सिमेट्रिकल नहीं है, पैराबोलिक जैसा नहीं है, ये हिस्सा ज्यादा स्टीप है, वो हिस्सा ज्यादा फ्लैट है। अगर ये सिमेट्रिकल होता, अगर ये सिमेट्रिकल होता तो T1 हायर टेम्परेचर पर भी जो एवरेज गैप आता वो R0 ही आता, R0 ही आता। अगर ये सिमेट्रिकल होता तो ये एवरेज R0 पर ही आ जाता, और ऐसा मटेरियल थर्मल एक्सपेंशन शो नहीं करता। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, ऐसा है, ठीक। तो ये छोटी सी कंसेप्चुअल बात है, छोटी सी कंसेप्चुअल बात है कि कारण क्या है, कारण ये है, ठीक है जी, ऐसा कारण है, ठीक। अच्छा जी, तो ज्यादातर मटेरियल एक्सपेंड करते हैं हीट करने पर और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कूल करने पर। लेंथ में अगर एक्सपेंशन होता है तो उसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। सर लेंथ में एक्सपेंशन होगा ही क्यों भाई, अगर तूने मटेरियल ही वन डायमेंशनल ले रखा है, एक वायर ले रखा है, तो उसमें तो एक्सपेंशन लेंथ में ही होगा ना। वैसे तो एक्सपेंशन हमेशा वॉल्यूम में ही होता है, एक्सपेंशन इज ऑलवेज वॉल्यूम एक्सपेंशन। पर तुमने मटेरियल ही अगर लीनियर ले रखा है, वायर जैसा मटेरियल ले रखा है, तो उसका एरिया में चेंज तो ना के बराबर होगा। ऐसी सूरत में एक्सपेंशन को लीनियर एक्सपेंशन कहा जाएगा। सिमिलरली अगर तुमने मटेरियल शीट जैसा ले रखा है, तो उसकी जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो तो ना के बराबर है। हेंस एक्सपेंशन बेसिकली एरिया के सेंस में होगा, उसको क्या बोलेंगे, एरियल एक्सपेंशन बोलेंगे। और ऑब्वियसली अगर अगर कोई ऑब्जेक्ट थ्री डिमेंशनल टाइप का है ही सही, तो एक्सपेंशन कैसा होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। दैट मीन्स चॉइस ऑफ मटेरियल के आधार पर एक्सपेंशन को तीन हिस्सों में, लीनियर, एरियल और वॉल्यूम में हम चाहे तो तोड़ के देख सकते हैं। पर सच तो ये है कि एक्सपेंशन हमेशा ही वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। दैट मीन्स किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप, किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा। ये लीनियर, एरियल और वॉल्यूम तो मटेरियल की चॉइस के ऊपर डिपेंडेंट है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस तरह का एक रॉड जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नेग्लिजिबल है, इस तरह का एक रॉड जैसा लिया, वायर या रॉड, है ना, तो लीनियर एक्सपेंशन किस में होगा, लीनियर एक्सपेंशन या तो वायर में होगा, है ना, या रॉड में होगा। तो ऐसा वायर या रॉड जैसी कोई चीज ले रखी है, वायर या रॉड जैसी कोई चीज ले रखी है, और अब उसका अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, और अगर ओरिजिनल टेम्परेचर पर, है ना, जो लेंथ L0 थी, तो किसी हाई टेम्परेचर पर जो लेंथ है दैट वुड बी L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हम सब अच्छे से जानते हैं कि किसी हायर टी टेम्परेचर पर जो लेंथ आती है दैट इज LT इज इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी इज द राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, है ना, जिसकी मेटल्स के लिए वैल्यू 10 टू द पावर -4 या -5 के ऑर्डर की होती है, जिस वजह से मटेरियल या मेटल्स या सॉलिड लोग जो हैं वो काफी कम थर्मल एक्सपेंशन शो करते हैं, है ना। जनरली सॉलिड्स के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, इसकी वैल्यू काफी कम होती है। सही बात है। तो इस पर काफी सारे सवाल हमें मिलेंगे जिसमें सीधे सीधे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा, LT बराबर
एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का इस्तेमाल करना होगा। ठीक, अब इस लीनियर एक्सपेंशन के 2-3 एप्लीकेशन है। इस एक्सपेंशन के या लीनियर एक्सपेंशन के बेसिकली 2-3 एप्लीकेशन है, जिसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है मेटालिक स्केल्स। तो अगर हम मान लेते हैं कि किसी स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी चीज की लेंथ को मेजर करने के लिए, वो स्केल किसी चीज से तो बना होगा, प्लास्टिक से बना होगा, स्टील से बना होगा, किसी से तो बना होगा, है ना। और अब अगर हम मान लेते हैं कि रूम टेम्परेचर पर उस स्केल को हमने कैलिब्रेट किया था। कैलिब्रेट करने का मतलब है कि उसमें जो निशान लगाए थे स्केल में, उनके बीच जो दूरी थी, जैसे कि हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है उसमें जो निशान लगे होते हैं उनके बीच की दूरी 1 mm होती है ना, 1 mm होती है। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर 1 mm है। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा लेंगे तो क्या होगा, स्केल एक्सपेंड करेगा, और अगर स्केल एक्सपेंड करेगा तो निशान जो 2 मार्क लगे उनके बीच का गैप भी बढ़ जाएगा, पर हम तो उसको अभी भी 1 mm समझेंगे। ऐसा होने की वजह से हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर पर स्केल गलत रीडिंग देगा, दैट मींस फॉल्टी स्केल कहलाएगा, है ना, गलत रीडिंग देगा, फॉल्टी स्केल कहलाएगा। ऐसे किसी फॉल्टी स्केल से अगर हमें करेक्ट लेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा वो है एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू मेजर्ड लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा या डेल्टा टी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सवाल कहता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक स्केल बनाया गया और उसका इस्तेमाल 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जा रहा है, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 माइनस 30। तो डेल्टा थीटा इज बेसिकली टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ कैलिब्रेशन। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब हम कैलिब्रेशन टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो डेल्टा थीटा पॉजिटिव आएगा, और जब हम कैलिब्रेशन टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो डेल्टा थीटा अपने आप ही नेगेटिव आएगा। समझ रहे हैं? इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम स्केल को हाई टेम्परेचर पर यूज कर रहे हैं तो ये नंबर 1 से बड़ा आएगा, ये नंबर 1 से बड़ा आएगा, तो एक्चुअल लेंथ मेजर्ड लेंथ इनटू 1 से बड़ा नंबर होगी, which means measured length would be less than actual length, which means the scale will read less at higher temperature। बोलो करेक्ट है? अगर इस measured length को मैं ml बोलूं और इस actual length को मैं al बोलूं, तो मैंने अभी जो कहा वो आपसे ये कहा कि measured length is less than actual length, measured length is less than actual length at higher temperature। higher temperature से क्या मतलब है, कैलिब्रेशन टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर अगर स्केल को ले जाएंगे तो उसकी मेजर्ड लेंथ एक्चुअल लेंथ से कम होगी। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि स्केल रीड्स लेस, स्केल रीड्स लेस। सवाल आपसे ये पूछेगा कि स्केल हायर रीड करेगा या लेसर रीड करेगा, स्केल ज्यादा रीड करेगा या कम रीड करेगा, तो सवाल का जवाब है स्केल विल रीड लेस। और वहीं measured length would be greater than actual length कब at lower temperature, at lower temperature। that means lower temperature पर जैसे 30 डिग्री पर कैलिब्रेट किया और 0 डिग्री पर इस्तेमाल कर रहे हो, तो अब ये स्केल ज्यादा रीड करेगा। मतलब अगर स्केल ने लेंथ बताई है 3.2 सेंटीमीटर तो एक्चुअल लेंथ 3.2 से कम होगी, एक्चुअल लेंथ 3.2 से कम होगी, तो स्केल रीड्स लेस, स्केल रीड्स लेस। तो दो तरह के सवाल यहां बनते हैं। पहला सवाल जो न्यूमेरिकल सवाल होगा जिसमें आपको फॉर्मूला यूज करना होगा, दूसरा जो थ्योरेटिकल सवाल होगा जो केवल ये पूछेगा कि स्केल ज्यादा रीड करेगा कि कम रीड करेगा, जिसका हम सेट जवाब है हमारे पास, हायर टेम्परेचर पर कम, लोअर टेम्परेचर पर ज्यादा। ठीक, अच्छा जी। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है क्लॉक्स। अगर हम टाइम मेजर करने के लिए पेंडुलम क्लॉक्स का इस्तेमाल कर लें, वैसे तो हम करते नहीं है, हम घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, पर अगर हम टाइम मेजर करने के लिए पेंडुलम क्लॉक का इस्तेमाल कर लें, दैट मींस एक पेंडुलम क्लॉक का जो टाइम पीरियड है ना, हम किसी इवेंट का टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए ये देख लें कि इस पेंडुलम के कितने ऑसिलेशंस हो गए। अगर हम ऐसा कर लें तो क्या जो टाइम इंटरवल होगा क्या वो हो जाएगा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इनटू टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, है ना। मान लेते हैं कि किसी इवेंट को होने में जो समय लगा, अगर वो समय t है और उस समय में हमारी पेंडुलम क्लॉक के n ऑसिलेशंस हो गए और हमारी पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड t था, तो क्या मेजर्ड टाइम जो होगा दैट वुड बी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इनटू टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ये तो तरीका हो गया मेजर करने का। और अब अगर इस तरीके की मदद से हम अगर पेंडुलम का अगर हम टाइम इंटरवल मेजर कर रहे हैं, तो अगर मैंने पेंडुलम को जिस टेम्परेचर पर बनाया है, दैट मीन्स जिस टेम्परेचर पर उसकी लेंथ जो मैं जानता हूं, मान लें 100 सेंटीमीटर तो 100 सेंटीमीटर है ना, तो अगर थीटा नॉट टेम्परेचर पर इसको डिजाइन किया गया है तो थीटा नॉट टेम्परेचर पर इसका टाइम पीरियड t है या t नॉट है, जिसकी वैल्यू 2 पाई रूट l बाई जी है।
जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू है 2 पाई रूट एल बाई जी, बिल्कुल सही बात है, एल नॉट बाई जी। अब अगर हम इसको हाई टेम्परेचर पर यूज करेंगे तो क्या होगा, ये लेंथ तो बढ़ जाएगी, लेंथ के बदल जाने से टाइम पीरियड बदल जाएगा। तो मान लेते हैं नया टाइम पीरियड हो गया टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। पर हम तो अभी भी यही मान रहे हैं कि उसका टाइम पीरियड पुराना टाइम पीरियड ही है, इस वजह से गलती होगी, इस वजह से गलती होगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसा। और यहां भी यही होगा कि जब हायर टेम्परेचर पर क्लॉक ले जाएंगे तो एक्चुअली उसका टाइम पीरियड बढ़ चुका होगा, पर हम उसका टाइम पीरियड अभी भी कम मान रहे होंगे, जिसकी वजह से द क्लॉक विल रीड लेस या द क्लॉक विल लूज टाइम, है ना, क्लॉक विल लूज टाइम। तो एट हायर टेम्परेचर थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट क्लॉक बिकम्स स्लोअर एंड लूजेस टाइम। देखो ध्यान से, देखो जरा ध्यान से समझो इस बात को। ये पूछेगा वो आपसे, है ना, इंडिपेंडेंटली वो ये पूछेगा। ये जो नीचे दो बातें लिखी हुई हैं इस पर बड़े सवाल बनते हैं कि हायर टेम्परेचर पर क्लॉक का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, और लोअर टेम्परेचर पर क्लॉक का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा। तो ध्यान से समझना, हायर टेम्परेचर ये हायर है, थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट ये हायर टेम्परेचर है। तो जब हम हायर टेम्परेचर पर क्लॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्लॉक स्लोअर हो गई है और टाइम लूज कर रही है। स्केल भी कम रीड कर रहा था, क्लॉक भी स्लो हो गई है, दोनों बातों को एक साथ दिमाग में रखेंगे। और जब हम लोअर टेम्परेचर पर यूज करेंगे तो क्लॉक फास्टर हो जाएगी और टाइम गेन करेगी। ठीक, दोनों ही केसेस में अगर हमें करेक्ट टाइम निकालना है और हमें मेजर्ड टाइम पता है और करेक्ट टाइम निकालना है तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। या टाइम लॉस्ट निकालना है, गेन या लॉस, तो टाइम गेन या लॉस इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू मेजर्ड टाइम टी। तो टाइम गेन या लॉस डेल्टा टी जिसको मैं टाइम टाइम गेन या लॉस, वो गेन कब होगा लॉस कब होगा वो तो हमें समझ में आ ही रहा है ना। तो डेल्टा टी टाइम गेन या लॉस का फॉर्मूला है जो सीधे लगा सकते हैं अपन सवालों में, हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाय जो टाइम आपने अपनी घड़ी से मेजर किया है टी। जैसे सवाल कहेगा एक क्लॉक है जिसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैलिब्रेट किया गया था, इस क्लॉक का इस्तेमाल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जा रहा है, बताइए एक दिन में ये क्लॉक कितना टाइम लूज करेगी। ऐसे सवाल बनेंगे, है ना, एक दिन में ये क्लॉक कितना टाइम लूज करेगी और जिस धागे से पेंडुलम को बनाया गया उसका अल्फा का ये वैल्यू, अल्फा का वैल्यू भी दे देगा। तो आपसे पूछेगा कि बताइए टाइम कितना लूज करेगी, तो आपको सीधे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। हाफ अल्फा दे रखा है सवाल ने, डेल्टा थीटा कितना हो गया, बनाया था 30 पर, इस्तेमाल कर रहे हैं 100 पर, डेल्टा थीटा कितना हो गया 70, तो वहां 70 आ जाएगा। और टी एक दिन का ड्यूरेशन 24 आवर्स, जिसको मैं चाहूं तो मिनट में चाहूं तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करके यहां रखूंगा और फिर करस्पॉन्डिंगली आंसर निकालूंगा कि भाई इतने मिनट या इतने सेकंड ये क्लॉक लूज कर जाएगी इतने समय में। ठीक है, वैसे तो कम सवाल बनते हैं इस पर अगर बनेगा तो अगेन दो ही कैटेगरी का बनेगा, या तो सीधे सीधे वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करवाएगा, अगर ऐसा है तो आप इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व कर पाएंगे, या वो थ्योरेटिकल बात करेगा, अगर ऐसा है तो थ्योरेटिकल बात हम यहां से कह पाएंगे। ठीक, तीसरा जो एप्लीकेशन है हमारा लीनियर एक्सपेंशन के जो फंडे हैं उसका तीसरा एक्सपेंशन है बाईमेटलिक स्ट्रिप। बाईमेटलिक स्ट्रिप, दो अलग अलग मटेरियल की स्ट्रिप्स को अगर वेल्ड कर दिया जाए, साथ में रिवेट कर दिया जाए, जैसे यहां देखो ब्रास और स्टील ये दो अलग अलग मटेरियल हैं, इनका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अलग अलग है। ब्रास का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन स्टील से थोड़ा सा ज्यादा है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रास इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ स्टील, और दोनों को साथ में रिविट कर दिया गया, साथ में चिपका दिया गया। और अब अगर इसको हीट किया जाए तो ऑब्वियसली जिसका अल्फा ज्यादा है वो ज्यादा फैलना चाहेगा, वो ज्यादा एक्सपेंड होना चाहेगा, जिसका अल्फा कम है वो रिलेटिवली कम एक्सपेंड होगा। और पर वो तो साथ में चिपकी हुई है, दोनों शीटें तो साथ में चिपकी हुई हैं, है ना, दोनों लोग तो आपस में स्टिक किए हुए हैं, तो पता है क्या होगा, ये बेंड कर जाएगा। ये जो बाईमेटलिक स्ट्रिप है ये स्ट्रिप ऐसे बेंड कर जाएगी, ये स्ट्रिप ऐसे बेंड कर जाएगी, सच दैट इस स्ट्रिप की अब एक कॉन्वेक्स साइड होगी एक कॉन्केव साइड होगी। ऑब्वियसली जो ज्यादा लेंथ लेगा वो कॉन्वेक्स साइड पर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ब्रास का अल्फा ज्यादा है तो कौन है जो बाहर की तरफ जाएगा, ब्रास, और कौन है जो अंदर, स्टील। समझ में आई मेरी बात, करेक्ट है। तो इस तरफ ब्रास था, इस तरफ स्टील था, तो ये ऐसे झुक जाएगा, हीट करने पर क्या होगा, इसका ऐसे झुक जाएगा। इस पर सवाल आ जाते हैं भाई, इसको अच्छे से समझ लेना, है ना। वहीं जब हम कूल करेंगे तो भाई जो एक्सपेंड ज्यादा हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा होगा,
तो जब हम कूल करेंगे तो लेसर लेंथ कौन लेगा? जिसका अल्फा ज्यादा है। हेंस ब्रास जिसका अल्फा ज्यादा है, ब्रास जिसका अल्फा ज्यादा है वो लेसर लेंथ लेगा, हेंस वो कॉन्केव साइड पर आएगा। और ज्यादा लेंथ वाला कौन कौन लेगा? अब स्टील। तो देखो जरा, ब्रास किधर है और स्टील किधर है? अब की बार ब्रास इधर है और स्टील इधर है ना भाई। तो हीटिंग और कूलिंग में अलग अलग कहानियां बनेंगी, समझ लें आप अच्छे से। हीटिंग और कूलिंग में अलग अलग कहानियां बनेंगी, हीटिंग और कूलिंग में अलग अलग कहानियां बनेंगी। इसको मैं एक और तरीके से ऐसे भी रख सकता हूं तुम्हारे सामने कि मान लेते हैं कि ये एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप है, दो अलग अलग लोगों की ये एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप है, ऐसे है ना, दो अलग अलग लोगों की बाई मेटेलिक स्ट्रिप है, ठीक है जी। अच्छा, ऊपर वाला जो मटेरियल है उसका अल्फा अल्फा 1 है, उसका अल्फा अल्फा 1 है, और नीचे वाला जो मटेरियल है उसका अल्फा अल्फा 2 है, इसका अल्फा अल्फा 2 है, ठीक है। नीचे वाला जो मटेरियल है इसका अल्फा अल्फा 2 है, ठीक ठीक है। लेट्स से इफ अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1, इफ अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1, और इस सिस्टम को हीट किया जाए, क्या किया जाए? हीट किया जाए, है ना, हीट किया जाए, तो ये किधर बेंड करेगा? अपवर्ड्स या डाउनवर्ड? और कूल किया जाए तो किधर बेंड करेगा? तो फिर ध्यान से समझ लो, हीट अगर करोगे तो जिसका अल्फा ज्यादा है वो बाहर वाली तरफ, कॉन्वेक्स वाली तरफ रहेगा। तो अगर हीट करोगे तो ये ऊपर की तरफ बेंड कर जाएगा, तो दिस स्ट्रक्चर विल बेंड अपवर्ड्स ऑन हीटिंग, वेरेज अगर कूल करोगे तो दिस स्ट्रक्चर विल बेंड डाउनवर्ड्स ऑन कूलिंग। समझ रहे हो? ऐसा इंडिपेंडेंटली इस सवाल को देखो, है ना। तो मैं दोनों बातें यहां लिख दे रहा हूं कि स्ट्रिप स्ट्रिप बेंड्स अपवर्ड, ध्यान से समझना, इस पर सीधे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। बेंड्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ बेंड कर जाएगी, ऑन हीटिंग, अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये ऊपर की तरफ बेंड कर जाएगी, है ना। और बेंड डाउनवर्ड्स, स्ट्रिप बेंड डाउनवर्ड्स, बेंड्स डाउनवर्ड ऑन कूलिंग। लॉजिक मैंने आपको बता दी है, बेंड्स डाउनवर्ड ऑन कूलिंग, कूल करेंगे तो नीचे की तरफ और हीट करेंगे तो ऊपर की तरफ बेंड कर जाएगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। इस पर एक छोटी मोटी कैलकुलेशन भी होती है, वैसे इस पर सवाल नहीं पूछे जाते हैं, है ना, नहीं पूछे जाते हैं। जब ये बेंड कर जाएंगी तो ऐसे सर्कुलर आर्क ले लेंगे, है ना। ऊपर वाला जो है इसका मटेरियल अल्फा 1 है, इसका मटेरियल अल्फा 2 है, हेंस अगर ये कोई फाई एंगल का आर्क बना लिया इन्होंने, और एवरेज रेडियस अगर आर है तो आर प्लस डी बाई टू अपन आर माइनस डी बाई टू की वैल्यू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा अपन 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। बड़े मजे से इसको प्रूफ कर सकते हैं। दो इस पर सवाल नहीं बनते हैं, इस पर सवाल नहीं बनते हैं जनरली, पहले पुराने जमाने में बना करते थे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा जी। इसके अलावा एक और छोटा सा एप्लीकेशन है, अगर मैं शीट में कैविटी बना दूं और अब अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा? उस कैविटी के साइज का क्या होगा, है ना, कैविटी के साइज का क्या होगा? ये भी बहुत कॉमन चीज है, पूछी जाती है बार बार। जैसे मान लेते हैं ये शीट है और इस शीट में हमने कहीं भी एक कैविटी बना दी, ऐसे कैविटी बना दी, समझ रहे हो? तो एक शीट है और एक शीट में बना दी मैंने कैविटी, और अब इस शीट को हीट किया, ये शीट है ना, शीट विद कैविटी है, और अब मैंने इस शीट को हीट किया, तो बताइए कि क्या होगा? वो जो कैविटी है उसके साइज का क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? तो समझ लो शीट विद कैविटी, शीट विद कैविटी, सही है। तो जब आप इसको हीट करोगे भाई साहब तो कैविटी का साइज भी बढ़ेगा। लॉजिक बहुत आसान है, क्योंकि हीट करने पर किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप बढ़ता है। हेंस अगर हम कैविटी की सरफेस पर ही दो मॉलिक्यूल ले लें तो, अगर हम कैविटी की सरफेस पर ही दो मॉलिक्यूल ले लें तो उनके बीच का भी तो गैप बढ़ना चाहिए। हेंस कैविटी का साइज भी बढ़ेगा, शीट का साइज भी बढ़ेगा। इनफैक्ट सच तो यह है कि अगर ये कैविटी नहीं होती तो जो शीट का थर्मल एक्सपेंशन था और अभी कैविटी है, अब जो शीट का थर्मल एक्सपेंशन है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, वो 100% आइडेंटिकल है। दैट मींस द शीट विल एक्सपेंड एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे अगर कैविटी नहीं होती तब शीट एक्सपेंड करती, बिल्कुल वैसे ही अभी भी एक्सपेंड कर रही होगी। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कैविटी वाले क्वेश्चन कभी कभी इस पर बन जाते हैं, जो बहुत ज्यादा आसान है। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने अभी बोला है उससे आपको कहानी समझ में आएगी। ठीक, अब जैसा मेरा लीनियर एक्सपेंशन है वैसा ही एरियल और वॉल्यूम एक्सपेंशन है ना, वैसा ही एरियल और वॉल्यूम एक्सपेंशन है। तो AT बराबर A नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, AT बराबर A नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और ऐसे ही VT बराबर V नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, गामा इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा जी। अल्फा बीटा गामा ये जो तीन भाई हैं, अगर मैं अल्फा को देखूं और इस एक्सप्रेशन को देखूं, LT इज इक्वल टू L नॉट इंटू
1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और यहां से अगर मैं अल्फा का डेफिनेशन निकालना चाहूं, थोड़ा सा खेल खेल के अल्फा का डेफिनेशन निकालना चाहूं, तो थोड़ा भी गौर से देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा अल्फा है 1/L/dL/dt। अल्फा है 1/L/dL/dt। अल्फा है 1/L/dL/dt। सिमिलरली इसी टर्म्स में या इसी लाइंस पर बीटा को भी डिफाइन कर सकते हैं 1/A/dA/dt। और इसी टर्मिनोलॉजी में हम गामा को भी डिफाइन कर सकते हैं 1/V/dV/dt। तो डिफरेंशियल फॉर्म में अल्फा बीटा गामा की जो डेफिनेशंस हैं डिफरेंशियल फॉर्मेट में, वो कुछ इस तरीके से हम चाहें तो लिख सकते हैं। अल्फा बीटा गामा की डेफिनेशन डिफरेंशियल फॉर्मेट में इस तरह से लिख सकते हैं। सही है। अच्छा जी, अल्फा बीटा गामा के बीच रिलेशनशिप क्या है? तो अगर कोई आइसोट्रोपिक सॉलिड है, आइसोट्रोपिक का क्या मतलब होता है? जिसकी सभी दिशाओं में एक जैसी प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई आइसोट्रोपिक सॉलिड है, और हमारे सिलेबस में केवल आइसोट्रोपिक ही है, तो अगर कोई आइसोट्रोपिक सॉलिड है तो उसके लिए गामा 3 अल्फा और बीटा 2 अल्फा के बराबर होता है। समझ रहे हो? गामा 3 अल्फा और बीटा 2 अल्फा के बराबर होता है। ठीक, बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल वाली बात नहीं है। ये कैविटी वाली बात आगे देखो, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी। कैविटी एग्जिस्ट देन द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी इंक्रीजेस व्हेन द ऑब्जेक्ट एक्सपेंड जस्ट एज इफ द कैविटी वर फिल्ड विद द सराउंडिंग मटेरियल। तो जो भी मैंने आपसे कहा था वही चीज यहाँ पर आपको पीपीटी में भी दिख रही है। अच्छा जी, फिर इलास्टिसिटी का इस्तेमाल करके हम एक बहुत ही खूबसूरत चीज पैदा कर सकते हैं जिसको कहते हैं थर्मल स्ट्रेस, जो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा काम की चीज है। तो इलास्टिसिटी और थर्मल एक्सपेंशन का कंबाइंड वेंचर है ये है ना। इलास्टिसिटी और थर्मल एक्सपेंशन का कंबाइंड वेंचर है थर्मल स्ट्रेस। मतलब क्या? मतलब ये कि एक रॉड को दो वॉल्स के बीच फिक्स कर दो, और अभी रॉड की नेचुरल लेंथ L है, ठीक है जी। अब टेम्परेचर बढ़ा दो, तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रॉड तो एक्सपेंड होना चाहेगी, पर वो जो रिजिड वॉल है वो उसको एक्सपेंड होने नहीं देगी। और ऐसा होने की वजह से एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, क्या ये रॉड बाहर की तरफ पुश करेगी, और वो जो रिजिड वॉल्स हैं वो रॉड को अंदर की तरफ पुश करेंगे। तो अगर हम रॉड को देखें और रॉड को सिस्टम की तरह देखें, तो वो जो सपोर्ट है, वो जो वॉल्स हैं, क्या वो वॉल्स रॉड को ऐसे अंदर की तरफ दबा रही होंगी एट टेम्परेचर थीटा प्लस डेल्टा थीटा। एट डेल्टा थीटा हायर टेम्परेचर थीटा प्लस डेल्टा थीटा, या थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा की बात हो रही है। ये थीटा नॉट की बात थी। तो थीटा नॉट टेम्परेचर पर मान लेते हैं उसकी लेंथ थी एल नॉट। थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा टेम्परेचर पर वो चाहेगा कि उसकी लेंथ एल नॉट प्लस डेल्टा एल हो जाए, पर एक्सपेंशन तो होने नहीं दिया जा रहा है, फ्री बॉडी नहीं है ये, एक्सपेंशन होने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा होने की वजह से क्या इसमें एक तरह का स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो होगा, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाय एल, है ना, डेल्टा एल बाय एल। और डेल्टा एल, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस कहानी से डेल्टा टी या डेल्टा थीटा कर लेते हैं, चलो। इस कहानी से अगर तुम ध्यान से देखो तो डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू अल्फा डेल्टा थीटा है। तो थर्मल स्ट्रेन इज अल्फा डेल्टा थीटा। यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, हेंस स्ट्रेस को लिख सकते हैं यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, हेंस वाई अल्फा डेल्टा थीटा इज थर्मल स्ट्रेस। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा मुझे तो थर्मल स्ट्रेस बता दो, तो आपको केवल इतना करना है वाई अल्फा डेल्टा थीटा, बात खत्म हो। वाई अल्फा डेल्टा थीटा से थर्मल स्ट्रेस आ जाएगा, और थर्मल स्ट्रेन इज अल्फा डेल्टा थीटा, है ना। रिसेंटली इस पर सवाल आने लगे हैं, हेंस ये थोड़ा सा रिलेटिवली इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक, अच्छा जी। अब अगर हम फ्लूइड्स की बात करें, फ्लूइड्स के एक्सपेंशन की बात करें, तो फ्लूइड्स को हमेशा ही हम जानते हैं कंटेनर में रखना पड़ता है, और जब फ्लूइड एक्सपेंशन की बात करेंगे तो कंटेनर भी एक्सपेंड होगा, है ना। सही बात है। तो मान लेते हैं कि इस वेसल में मैंने लिक्विड भर लिया, है ना, एक्स लेवल तक लिक्विड भरा हुआ था पहले। मैंने इस कंटेनर में लिक्विड भर लिया जो किसी एक्स लेवल तक पहले भरा हुआ था, और अब मैंने इसको हीट करना शुरू किया, तो मुझे क्या दिखाई देगा पता है? मुझे पहले दिखाई देगा कि लेवल नीचे गिरा, वाई तक आया, और फिर दिखाई देगा कि बढ़कर जेड तक पहुंच गया। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बर्नर पहले तो जो कंटेनर है उसको गर्म करेगा, तो कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ेगा, जिससे अंदर का लिक्विड नीचे गिरेगा। फिर जब हीट लिक्विड पर पहुंचेगी तो लिक्विड अपना थर्मल एक्सपेंशन दिखाएगा, जिसकी वजह से लिक्विड ऊपर चढ़ेगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हेंस आपको जो दिख रहा है, दैट लिक्विड का जो भी दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एपरेंट एक्सपेंशन। एपरेंट एक्सपेंशन, एपरेंट का क्या मतलब है? एपरेंट का मतलब है दिख तो रहा है पर सच नहीं है, क्योंकि आपको जो भी दिख रहा है उसमें कंटेनर भी शामिल, आपको जो भी दिख रहा है उसमें कंटेनर भी शामिल है, तो दैट इज कॉल्ड एज एपरेंट एक्सपेंशन।
ठीक। अच्छा जी, अब एक बात को समझें, एक्सपेंशन अगर होगा तो मास तो बदलेगा नहीं, मास तो जो है बॉडी का वही रहेगा, और एक्सपेंशन की वजह से वॉल्यूम बढ़ गया, फंडामेंटली तो वॉल्यूम एक्सपेंशन ही हुआ, तो डेंसिटी का क्या होगा, डेंसिटी गिर जाएगी यार। वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा तो डेंसिटी गिर जाएगी ना, है ना, डेंसिटी गिर जाएगी। तो डेंसिटी डेंसिटी को अगर हम मास अपॉन वॉल्यूम की तरह देखें, और जब वॉल्यूम वी नॉट था तब डेंसिटी रो नॉट था, है ना, और किसी टेम्परेचर टी पर, अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, और नए टेम्परेचर पर डेंसिटी अगर रो हो गई है, मास तो वही रहा, तो वॉल्यूम हो गई वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। डेल्टा टी या डेल्टा डेल्टा टी, हाँ डेल्टा टी ले लेते हैं, चलो सही है जी, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। m बाई वी नॉट की वैल्यू रोहो नॉट है, तो m बाई वी नॉट को अगर मैं रोहो नॉट रख दूं तो क्या ये हो जाएगा रोहो नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1। और इसको अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोल दें तो क्या अब ये रोहो नॉट इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी आ जाएगा। देखो, दैट मीन्स ऑब्वियसली डेंसिटी विल डिक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। हेंस कभी कभी सवाल बन जाते हैं डेंसिटी बता दो फलाने टेम्परेचर पर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे सीधे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान एरिया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अच्छा जी, ये तो हो गया इन जनरल सबके बारे में बातचीत। अब अगर हम स्पेसिफिकली वाटर की बात करें तो पानी एक बहुत ही मजेदार लिक्विड है, क्योंकि या मजेदार ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वैसे तो वाटर एक्सपेंड करता है हीट करने पर 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच वाटर एक बड़ा मजेदार काम करता है कि वाटर कॉन्ट्रैक्ट करता है। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच वाटर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऑनवर्ड्स टेम्परेचर बढ़ाने पर वाटर एक्सपेंड करता है। इसको कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। दैट मीन्स 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, उसी को 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिया जाता है। तो देखो, ये डेंसिटी और ये टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है, डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है, और इस ग्राफ में हमें दिखाई दे रहा है कि डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ी और फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद डेंसिटी गिर रही है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी कुछ 1 ग्राम या 1000 केजी पर मीटर क्यूब के आसपास है ना। ये जो कहानी है दैट इज कॉल्ड एज एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, जिस वजह से जब फ्रीजिंग होती है ना, जब कोई नदी वगैरह फ्रीज करती है, बाहर का टेम्परेचर हो गया है काफी कम, -4 -5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फ्रीजिंग जब होगी तो ऊपर से होगी। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी सबसे ज्यादा डेंसिटी का वाटर है, वो नीचे बैठता जाएगा, राइट। हेंस ऐसा हो सकता है कि ऊपर का हिस्सा तो जम गया हो लेक का, पर नीचे पानी अभी भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो, है ना। सो दैट अगर पूरा लेक जम भी जाएगा, जैसे कश्मीर वगैरह में डल लेक है, पूरी जम जाती है ऊपर, है ना, लोग चल सकते हैं उस पर, गाड़ियां भी चल सकते हैं, इतनी जम जाती है, तो भी अंदर अंदर में नीचे नीचे में अभी भी पानी रहेगा, जो कि एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करेगा। चलिए जी, इसके साथ ही अब हमारा फर्स्ट सेक्शन फिनिश होता है। अब हम बढ़ जा रहे हैं हमारे सेकंड सेक्शन की तरफ, कैलोरीमेट्री एंड थर्मोमेट्री, जिसमें पहले थर्मोमेट्री की बात होगी। तो थर्मोमेट्री वो ब्रांच है जो डील करती है टेम्परेचर से और टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस से, है ना, टेम्परेचर से और टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस से। ऑब्वियसली कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है। अच्छा जी, अब अगर हम ऑब्वियसली टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो हमें स्केल चाहिए, टेम्परेचर स्केल चाहिए। हेंस टेम्परेचर स्केल बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, हम जानते हैं, सेंटीग्रेड स्केल, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, है ना। तो टेम्परेचर स्केल बनाएंगे कैसे? तो उसके लिए हमें एक थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस चुनना होगा जिसकी कोई प्रॉपर्टी होगी, जैसे मरकरी थर्मामीटर में लेंथ एक्सपेंड करती है, रेजिस्टेंस, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर में रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। ठीक, तो चॉइस ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, चूजिंग द अपर फिक्स पॉइंट एंड द लोअर फिक्स पॉइंट, चूजिंग द नंबर ऑफ डिविजन्स। तो सबसे पहले तो हमें वो थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी चुननी होगी कि वो क्या प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी को हम टेम्परेचर से रिलेट कर सकें, जैसे प्रेशर हो सकता है, लेंथ हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है किसी चीज का, तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, है ना। फिर हमें अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट, जो जनरली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया जाता है, उसको फिक्स करना पड़ेगा कि इस स्केल पर अपर फिक्स पॉइंट क्या है और लोअर फिक्स पॉइंट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल केल्विन स्केल पर लोअर फिक्स पॉइंट 273 है और अपर फिक्स पॉइंट 373 है, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड 373 है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 है। ठीक, अलग अलग स्केल पर वो अलग अलग होगा। और हमें यह भी चुनना होगा कि कितने डिवीजन्स हमें करने हैं। इसके आधार पर हम बहुत सारे स्केल्स बना सकते हैं। चाहे तो आप कोई भी स्केल बना लें, किसी भी प्रकार का कोई भी स्केल बना लें, उस स्केल की जो रीडिंग होगी
और उस स्केल का जो लोअर फिक्स पॉइंट होगा, जिसको आइस पॉइंट भी कह रहे हैं, तो रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, ये जो रेशियो है दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये बहुत मजेदार चीज है एंड दिस इज द ओनली थिंग टू बी अंडरस्टूड। इसी के आधार पर, इसी को यूज करके हम C/5 F-32/9 कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट निकालते हैं। फिर से समझ लो, जो भी तुम्हारे स्केल की रीडिंग है माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, जिसको स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इस रेशियो को मैं डिग्री सेंटीग्रेड स्केल के लिए देखना चाहूं, मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है C, है ना, तो हम जानते हैं डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में आइस पॉइंट 0 है और जो स्टीम पॉइंट है वो 100 है। तो क्या ये लिखा जाएगा C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 बराबर कांस्टेंट, है ना। और इसी चीज को अब अगर मैं फ़ारेनहाइट स्केल पर देखूंगा, तो उसी बॉडी का टेम्परेचर अगर F है, तो फ़ारेनहाइट स्केल पर लोअर फिक्स पॉइंट दैट मींस जो स्टीम पॉइंट है वो 32 है, जो आइस पॉइंट है वो 32 है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 212 है। तो F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32, C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, और यही चीज केल्विन स्केल पर K माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273। ये वही क्वेश्चन है जो अभी पीछे समझाई थी एंड दिस इज द ओनली कंसेप्ट। इसी को सुलझा लेने पर आपको ये मिल जाता है C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9 विच इज फर्दर इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5, जिसकी मदद से हम उसी बॉडी के टेम्परेचर को किसी भी स्केल में निकाल सकते हैं। मेरे पास एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर मैं सेंटीग्रेड स्केल में भी लिख सकता हूँ, फ़ारेनहाइट में भी लिख सकता हूँ, केल्विन में भी लिख सकता हूँ। बॉडी वही है, उसी टेम्परेचर को अलग अलग स्केल में लिख रहे हैं, उनके आपस में इंटर कन्वर्जन क्या है, वो इंटर कन्वर्जन ये है। समझ में आ जाती है आपको मेरी बात? ऐसा है, ठीक। अब अलग अलग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम अलग अलग तरह के थर्मोमीटर्स बना सकते हैं, जैसे डोमेस्टिक थर्मामीटर, मरकरी थर्मामीटर जिसको कहते हैं, है ना। और हर उस थर्मामीटर में जो भी प्रॉपर्टी आपने यूज की है, है ना, वो प्रॉपर्टी टी टेम्परेचर पर क्या है, माइनस जो लोअर फिक्स पॉइंट है तब वो क्या है, डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस इनटू 100 विल बी इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर की बात करूं, तो वो प्रेशर मेजर करके टेम्परेचर बताता है। तो किसी टी टेम्परेचर पर क्या प्रेशर है, वो मान लेते हैं पीटी है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या प्रेशर है, वो है पी नॉट। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या प्रेशर है, 0 पे क्या प्रेशर है ना, करेक्ट है। सो ये रेशो निकाल लिया मैंने एंड दिस वुड बी इक्वल टू, उधर में डिग्री सेंटीग्रेड स्केल की अगर बात करेंगे तो C माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 था, तो C बाय 100 हो गया, 100 इधर पहुंचा दिया, हेंस डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आ जाएगा इन डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मैं उम्मीद करूं कि आपको समझ में आ रहा है ना। अब इसी चीज को प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर में देखेंगे, तो वो जो थर्मियोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर में प्रेशर था, वही प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर में रेजिस्टेंस हो जाएगा, और वही मरकरी थर्मामीटर में लेंथ हो जाएगा, समझ रहे हो, वही मरकरी थर्मामीटर में लेंथ हो जाएगा, ठीक। अच्छा जी, फिर इसके बाद अगर बहुत हाई टेम्परेचर्स मेजर करने हैं तो रेडिएशन पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो बेसिकली रेडिएशन मेजर करके और स्टीफन्स लॉ वगैरह का इस्तेमाल करके टेम्परेचर मेजर करता है। ये बहुत हाई टेम्परेचर भी मेजर कर सकता है ना। अच्छा जी, एक नजर अगर हम डिफरेंट थर्मामीटर्स और उनकी रेंज पर डालें, है ना, कि कहां से कहां तक वो मेजर कर सकते हैं। तो जैसे हमारा मरकरी थर्मामीटर है ना, -30 डिग्री सेंटीग्रेड से अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, है ना। अपर लिमिट में कुछ तो गड़बड़ कर दिया भाई साहब। तो हमारा जो मरकरी बेस्ड थर्मामीटर है, वो मरकरी बेस्ड थर्मामीटर कहां से कहां तक चीजों को ले जा सकता है, तो -30 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जा सकता है भाई साहब, +30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है ना। और जो हमारा गैस थर्मामीटर है वो -268 से -1500 तक जा सकता है। जो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर है वो -200 से 1200, है ना, फिर -200 से 1600 और फिर 800 से नो लिमिट। ये रेंज है कि थर्मामीटर कहां से कहां तक मेजर कर सकता है टेम्परेचर को। समझ में आ रही बात? ऐसा है, रेंज है। चलो जी, ये तो हो गई हमारी थर्मोमेट्री। अब आ जाते हैं कैलोरीमेट्री पर, जो बहुत ही आसान है। कैलोरीमीटर करके एक चीज होती है, वही चित्र में दिखाया हुआ है। कैलोरीमीटर एक तरह का बीकर होता है, एक तरह का कंटेनर होता है, उसमें हम एक या एक से ज्यादा लिक्विड मिला सकते हैं और फिर वो लिक्विड्स आपस में हीट एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स को कैलोरीमेट्री का एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है जी। तो कैलोरीमीटर इज अ सेटअप व्हिच डज नॉट अलाउ हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग।
सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं होने देगा, है ना। ऑब्वियसली इट इज सिंपली बेस्ड ऑन कि जो हीट एनर्जी है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ बहती है। तो अगर मैं दो लिक्विड्स को मिला दूंगा आपस में, तो जिसका टेम्परेचर हायर है वहां से हीट एनर्जी लोअर टेम्परेचर लिक्विड की तरफ जाएगी। और अगर कहीं कोई लॉस नहीं है तो जितना जितना हीट एनर्जी हाई टेम्परेचर बॉडी से चली है उतना ही हीट एनर्जी लो टेम्परेचर बॉडी तक रिसीव होगी। इसको प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहते हैं। अच्छा जी, एक मजेदार बात है कि हीट एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल है, और पुराने जमाने में हम नहीं जानते थे, पुराने जमाने में हम नहीं जानते थे कि हीट एनर्जी या हीट भी एनर्जी होती है। तो पुराने जमाने में हीट का यूनिट था कैलोरी, पुराने जमाने में। जो आज की डेट में सीजीएस यूनिट है हीट का, आज की डेट में हीट का ऐसा यूनिट है जूल, और सीजीएस यूनिट है कैलोरी। पर पहले हम नहीं जानते थे कि हीट भी एनर्जी ही है, हीट भी एनर्जी हम नहीं जानते थे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हेंस कैलोरी एक सेपरेट यूनिट की तरह था। बाद में जब पता चला कि ये एनर्जी ही है ना, एनर्जी ही है, तो एक शब्द आया मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का मतलब है हीट का एनर्जी में कन्वर्जन, या हीट का एनर्जी में इक्विवेलेंट, मैकेनिकल एनर्जी। जूल इज बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ हीट, है ना, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ हीट मतलब क्या, मतलब 1 कैलोरी में बेसिकली कितने जूल है उसकी बात हो रही है। तो 1 कैलोरी में 4.186 जूल्स होते हैं। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ 1 कैलोरी इज 4.186। मैं ऐसा बोलूंगा, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ 1 कैलोरी इज 4.186, मैं ऐसा बोलूंगा। और एक कन्वर्जन फैक्टर हम दिमाग में रखेंगे, ठीक। अच्छा जी, 1 कैलोरी एग्जैक्टली होता क्या है? अगर कोई डेफिनेशन वाइज पूछे तो 1 कैलोरी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे तो ज्यादातर बच्चों को पता है ये बात, इनकेस अगर तुम्हें नहीं पता है भाई तो कैलोरी की डेफिनेशन समझ लो, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है, खासकर मेंस कि 1 कैलोरी होती क्या है। तो 1 कैलोरी वो एनर्जी है जो 1 ग्राम पानी को 14.5 से 15.5 टेम्परेचर राइज कराने में खर्च हो जाती है। वो एनर्जी जो 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज कराने में लग जाती है, दैट इज 1 कैलोरी, दैट इज 1 कैलोरी, ठीक। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हीट एनर्जी या हीट एनर्जी ट्रांसफर, डेल्टा क्यू। हम अच्छे से जानते हैं डेल्टा क्यू इज एम एस डेल्टा टी, है ना। डेल्टा क्यू इज एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। एम क्या है? मास है। एस क्या है? स्पेसिफिक हीट है। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर चेंज, है ना। तो जब किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तब जो हीट एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज गिवन बाय डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। यहां से हम चाहें तो एस का डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। तो स्पेसिफिक हीट एस कैन बी रिटन एज 1 बाय एम इंटू डी क्यू बाई डी टी। देखो 1 बाय एम इंटू डी क्यू बाई डी टी, हम स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं, है ना। और उसके यूनिट वगैरह भी निकाल सकते हैं, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड या जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ भी, ठीक। अच्छा जी, वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज वैसे तो सवाल देता है, पर आपको फिर भी याद होनी चाहिए कि वाटर के लिए, वाटर एज अ लिक्विड के लिए स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा जी, आइस के लिए जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है वो 0.5 होती है, और स्टीम के लिए भी अप्रोक्सीमेटली 0.5 ही होती है। तो वाटर के लिए, वाटर एज अ लिक्विड के लिए स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कितना है? 1 कैलोरी पर ग्राम। और आइस और स्टीम दोनों के लिए ही स्पेसिफिक हीट का वैल्यू है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इसको याद कर लो, हो ही गया याद, क्योंकि कभी नहीं भी देता है सवाल तो फिर हमें इनका इस्तेमाल करना पड़ जाता है, ठीक। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट मेल्ट्स और बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर इज इनफाइनाइट। अगर कोई सब्सटेंस मेल्ट करता है या बॉईल करता है और उसका टेम्परेचर नहीं बदलता है, तो dt जीरो हो जाएगा। dt जीरो हो जाने से s क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। हेंस अगर कोई पूछे कि क्या स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट हो सकता है, तो हम बोलेंगे कि जब फेज बदलता है, जब मटेरियल सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस होता है, तब स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट होती है फेज चेंज पर, ड्यूरिंग फेज चेंज। तो स्पेसिफिक हीट इज इंफिनिटी ड्यूरिंग फेज चेंज। फेज चेंज से क्या मतलब है? फेज चेंज से मतलब है सॉलिड का लिक्विड में या लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन, एंड सिमिलरली लिक्विड का गैस में या गैस का लिक्विड में कन्वर्जन। फेज चेंज से ये मतलब, ठीक, समझ में आ जाती बात। अच्छा जी, स्पेसिफिक हीट वाटर की जो अभी मैंने कहा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है,
क्या वो पूरे टेम्परेचर पर सेम है? पूरे वाटर का 0 से 100 तक का जो टेम्परेचर रेंज है क्या सेम है? तो बड़ी मजे की बात है कि जो वेरिएशन है दैट इज लेस देन 1%। प्रैक्टिकली जो वेरिएशन है वैल्यूज में दैट इज लेस देन 1%। दैट मींस बड़ा रेंज है 0 से 100 तक, और पानी बेचारा बर्फ से स्टीम जाएगा, वाटर का कितना स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, पर स्पेसिफिक हीट पानी की 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक कांस्टेंट है, लगभग कांस्टेंट है। वेरिएशन ना के बराबर है, 1 से 1.008 के आसपास, ना के बराबर है ना, ना के बराबर। ठीक है, एक वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पर एग्जैक्ट 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड आएगा? जो कैलोरी की डेफिनेशन है 14.5 से 15.5, जो अप्रोक्सीमेटली 15 होगा, जो यहां दिखा रखा है, जो यहां दिखा रखा है कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर एग्जैक्टली 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ठीक, अच्छा जी। अब एक शब्द होता है हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, जो बेसिकली मास ऑफ द बॉडी एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी का प्रोडक्ट होता है। मास और स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट होता है, तो बस और कुछ भी नहीं। थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी क्या होता है भाई? इट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट। बात हो गई खत्म। इट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्पेसिफिक हीट। यूनिट क्या बनेंगे इसके? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड या जूल पर, सॉरी, कैलोरी कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि एम एस तो है ही, डेल्टा टी उधर जाके डिवाइड होगा, या जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड या जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन। अच्छा, चूंकि यहां पूरे कैलोरीमेट्री में चेंज इन टेम्परेचर की बात होगी, डेल्टा टी की बात होगी, और हम अच्छे से जानते हैं डेल्टा टी चाहे हम डिग्री सेंटीग्रेड में लें चाहे केल्विन में लें सेम आता है। हेंस कभी डिग्री सेंटीग्रेड लिखा मिलेगा, कभी केल्विन लिखा मिलेगा, घबराने की कोनो बात नहीं है, क्योंकि डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर दोनों में सेम होता है। डेल्टा टी दोनों में सेम होता है। ठीक है जी, अच्छा जी। फिर एक छोटा सा शब्द होता है वाटर इक्विवेलेंट। तो कैलोरीमीटर का अगर मास m है और कैलोरीमीटर की अगर स्पेसिफिक हीट s है, तो कैलोरीमीटर का मास और स्पेसिफिक हीट का जो प्रोडक्ट है उसको वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं, उसको वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं। और अगर कैलोरीमीटर का एक्सपेरिमेंट वाटर के साथ हो रहा है तो हम कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट वाटर में जोड़ लेते हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि कैलोरीमीटर खुद जो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो भी तो करेगा ना कंटेनर, वो वाटर में जुड़ जाएगी। तो एक वाटर इक्विवेलेंट कंसेप्ट है जो सवालों में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, अब जब फेज चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, तब जो हीट एनर्जी इन्वॉल्व होती है तब भी तो हीट एनर्जी लगेगी ना, क्योंकि स्ट्रक्चर तो चेंज होगा, स्ट्रक्चर तोड़ा जाएगा। दैट इज m into L, where L is called as latent heat. M is mass, L is called as latent heat, है ना, latent heat. So what is latent heat? Heat supplied to a substance per unit mass which changes its state at a constant temperature is called latent heat. Changes its state मतलब solid state से liquid, liquid से gas। दो तरह की लेटेंट हीट होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब चेंज होता है सॉलिड टू लिक्विड, तो जब सॉलिड टू लिक्विड चेंज होता है तब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। सॉलिड से लिक्विड जाएगी तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, करेगी ना एब्जॉर्ब। सॉलिड से लिक्विड जाएगी तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। लिक्विड से सॉलिड जब जाएगी, लिक्विड से सॉलिड जब जाएगी तो हीट एनर्जी रिलीज करेगी। ये जो एब्जॉर्ब्ड या रिलीज एनर्जी है इसकी वैल्यू होगी m into L। और अगर सॉलिड लिक्विड के बीच का खेल हो रहा है तो दैट वुड बी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ऐसे ही लिक्विड और वेपर, लिक्विड और गैस के बीच का खेल अगर हो रहा है तो दैट वुड बी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दैट मींस लिक्विड अगर स्टीम बनेगा, लिक्विड अगर स्टीम बनेगा तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और स्टीम अगर लिक्विड बनेगी जिसको कंडेंसेशन कहते हैं, लिक्विड का स्टीम बनना इज वेपराइजेशन और स्टीम का लिक्विड बनना इज कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन जब होगा तो हीट एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज होगी। इसीलिए तो स्टीम हाथ पर अगर गिर जाए तो फफोले पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो स्टीम है वो जब पानी बनेगी तो हीट एनर्जी रिलीज करेगी, और वो हीट एनर्जी कहाँ रिलीज करेगी? आपकी स्किन पर। तो आपका हाथ का हाथ जल जाएगा, फफोले पड़ जाएंगे, उसमें ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, राइट। अच्छा जी, अब वाटर का जो सॉलिड वाला फॉर्म है आइस, और जो स्टीम वाला फॉर्म है उसके लिए लेटेंट हीट का वैल्यू क्या होगा, या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा होगा हम इसको ऐसा रखें कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर के लिए क्या है, तो दैट इज 80 कैलोरीज पर ग्राम। ये डेटा याद रखना, 80 कैलोरीज पर ग्राम, बाकी तो सब तुम अपने आप कन्वर्ट कर सकते हो। 80 कैलोरीज पर ग्राम इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड 540 कैलोरीज पर ग्राम इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर के लिए इज 80 कैलोरीज पर ग्राम और स्टीम के लिए इज 540 कैलोरीज पर ग्राम।
काफी हाई वैल्यूज है ना, काफी हाई वैल्यूज हैं, जिस वजह से वाटर एक एक्सीलेंट कूलेंट होता है। वाटर का स्पेसिफिक हीट भी बहुत हाई है और लेटेंट हीट भी बहुत हाई है। तो वाटर इज अ वेरी गुड कूलेंट, है ना, जिसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा वो ज्यादा एनर्जी लगेगी टेम्परेचर राइज करने में। जैसे फॉर एग्जांपल किचन में एक गैस कढ़ाई लें, 2 कढ़ाई लें, एक में पानी भरें, एक में तेल भरें, गैस जला दें, तेल फट से गर्म हो जाएगा, पानी को गर्म होने में समय लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जो ऑयल है उसका स्पेसिफिक हीट कम है, जिसका स्पेसिफिक हीट कम होगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा उतनी ही एनर्जी पर। ठीक, अब अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं मान लेते हैं आइस लूं, इनिशियली आइस लूं किसी टेम्परेचर जैसे -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर और लगातार एनर्जी सप्लाई करूं, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस मिलेंगे। अगर हम टेम्परेचर वर्सेस क्यू एनर्जी का ग्राफ खींचे तो वो ग्राफ हमें ऐसा मिलेगा कि भाई इस θ1 एंगल पर ये ग्राफ पहले तो ऐसे स्ट्रेट चलेगा। ये क्या चीज है? ये है आइस। आइस जो है मेरी, है ना, आइस जो है मेरी, वो जो भी तुम्हारा टेम्परेचर था वहां से मेल्टिंग पॉइंट तक जा रही है। जैसे मान लेते हैं -10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रही है। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट हो रही है ना। ये तो Q1 जो है वो हो जाएगा ml। Q1 की जो वैल्यू देखना जरा ध्यान से, तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सबको समझ में आनी चाहिए बात, सबको समझ में आनी चाहिए। ठीक, फिर क्या हुआ भाई साहब आगे? फिर ये हुआ कि अब वाटर बन गया। अब वाटर वाटर अपने मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट, दैट मीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा और डेल्टा क्यू का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी। फिर क्या होगा? फिर यहाँ क्या होगा? अब यहाँ जो वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में बदलेगा। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व है वो अगर Q2 है तो Q2 की जो वैल्यू होगी पूरी वैल्यू वो होगी m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फिर उसके बाद क्या होगा? अब स्टीम बन चुकी है तो वो स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसा, सही है। तो जो इसके ऐसे स्ट्रेट लाइन वाले पोर्शन है, ये जो स्ट्रेट लाइन वाले पोर्शन है जिसके एंगल है θ1 θ2 θ3, इनको अगर आप देखें तो ऑब्वियसली यहाँ हीट एनर्जी इस फॉर्मूले से गवर्न हो रही है, यहाँ हीट एनर्जी इस फॉर्मूले से गवर्न हो रही है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, mc डेल्टा टी, ms डेल्टा टी। और अगर मैं इसका स्लोप देखूं, ये है t वर्सेस q का ग्राफ, तो अगर मैं इसका स्लोप देखूं तो वो होगा dt बाई dq, और dt बाई dq अगर हम यहां से देखें तो वो होगा 1 बाय ms। हेंस जिसका s ज्यादा उसका स्लोप कम, और हम जानते हैं स्पेसिफिक हीट वाटर का ज्यादा है आइस और वेपर की तुलना में, वाटर का ज्यादा है। वाटर फेज कौन सा है ये? तो क्या क्या θ2 की वैल्यू सबसे कम होगी और θ1 और θ3 की वैल्यू आपस में बराबर होगी। वो कभी कभी आपसे ऐसे एंगल वेंगल खेल लेगा। समझ में आ जा रही है मेरी बात? क्या ग्राफ है, क्या है कहानी इसकी, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। सीधे सवाल इस पर बन जाते हैं, ठीक है जी, सीधे सवाल इस पर बन जाते हैं। अब हमने सारा मसाला कर लिया है। आखिरी चीज है कैलोरीमेट्री की लॉ ऑफ मिक्सचर। ऑब्वियसली अगर आपने 2 लोगों को मिला दिया तो जो हीट लॉस करेगा एक, वो हीट गेन बाय सेकंड के बराबर होगा। हीट टेकन बाय वन सब्सटेंस वुड बी इक्वल टू हीट गिवन बाय अनदर सब्सटेंस। सही बात है, ऐसा है। ये कैलोरीमेट्री की सारी कहानी, सारे बेसिक फॉर्मूले, सारी बेसिक बातें कैलोरीमेट्री पर ये है, ठीक है जी। तो अब हम सेकंड यूनिट से भी बाहर आ गए हैं और मेन सारी बातें मैंने आपसे कर ली हैं। सवाल बड़े आसान बनते हैं। तीसरे पर आ जा रहे हैं, थर्मल कंडक्शन या हीट कंडक्शन। तो हीट एनर्जी हायर टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ बहती है, हम अच्छे से जानते हैं। किस तरीके से बहती है उसको कहते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, जो 3 तरह के होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में ये होता है कि जो बॉडी है, जो मीडियम है, जो हीट ट्रांसफर कर रहा है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, है ना, वो अपनी जगह पे वाइब्रेट तो करते हैं पर मूव नहीं करते हैं, बल्क मूवमेंट नहीं होता है। जैसे वेव चलती है किसी मीडियम में तो मीडियम पार्टिकल का बल्क मूवमेंट नहीं होता है, ठीक वैसे ही थर्मल कंडक्शन होता है। तो हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट विच फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, फ्लोइंग एनर्जी को हीट एनर्जी कहते हैं, जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बहती है, हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ बहती है। और ये 3 तरीकों से बह सकती है ना। इट कैन फ्लो इन 3 वेज, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा। पहला तरीका है कंडक्शन, ठीक है जी। तो विदाउट डायरेक्ट मास ट्रांसफर, विदाउट बल्क मूवमेंट या मास ट्रांसफर, अगर हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो ये है कंडक्शन, है ना। सॉलिड में दिस इज द ओनली मोड। सॉलिड में ना तो कन्वेक्शन हो सकता है ना रेडिएशन हो सकता है, हेंस सॉलिड्स में केवल कंडक्शन ही होता है।
कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर थ्रू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल्स, थ्रू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल। हमने गैस पर पानी रखा उबलने के लिए और हमने देखा कि पानी गुड़ 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 ऐसे करके कुछ 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 तेजी से उसमें एक तरह के करंट बन रहे हैं, दैट इज कन्वेक्शन करंट, दैट इज कन्वेक्शन करंट। In liquid and gases, most of the transfer of heat occurs through the process of convection. Liquid और gases में ज्यादातर हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन की वजह से होता है। कन्वेक्शन काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसलिए खुशी की बात यह है कि हम कन्वेक्शन के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, इतना जरूर है कि कन्वेक्शन करंट में ग्रेविटी का रोल है ना। हेंस अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस हो जाए तो फोर्स ऑफ बेंसी नहीं लगेगा, फोर्स ऑफ बेंसी नहीं लगेगा तो कन्वेक्शन करंट सेटअप नहीं होंगे, इतना काफी होगा। Radiation is basically transfer of heat energy from one place to the other without involving intervening medium. That means by the help of radiations, by the help of radiations. Photon, वोटॉन की बातें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बातें है ना, आनी शुरू हो जाएंगी। ये तीन मोड है, ठीक। उसमें से हमें कंडक्शन और रेडिएशन पर बात करनी है। आ जाते हैं कंडक्शन पर, कंडक्शन पर आ जाते हैं। तो हमारे को दो बॉडीज दिख रही हैं, एक हॉट बॉडी है T2 और एक हॉट बॉडी है T1 जिसका टेम्परेचर है T1, और एक रिलेटिवली कूलर बॉडी है जिसका टेम्परेचर है T2, है ना। और इन दोनों बॉडीज के बीच में मान लेते हैं कि मैंने इस तरह से किसी रॉड को या किसी चीज को जोड़ दिया है, तो क्या हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट एनर्जी फ्लो करेगी? बिल्कुल फ्लो करेगी भाई साहब, है ना। तो हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ ऐसे हीट एनर्जी फ्लो करेगी, ठीक है जी। So the molecule at the hot reservoir have greater vibrational energy. This energy is transferred by collision to the atoms at the free end of the rod, and these atoms transfer energy to their neighbor along the through the rod. Rate of heat flow dq by dt is also called as heat current denoted by h, right? तो किस रेट से हीट एनर्जी बह रही है उसको हीट करंट कहेंगे और उसको कैपिटल H का सिंबल देंगे। तो ये H हीट करंट है जो यहां से यहां बह रहा है, जो यहां से यहां बह रहा है, ठीक। अच्छा जी, अब दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, एक ट्रांजिएंट स्टेट, एक स्टेडी स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब है कि शुरू में जब हीट ट्रांसफर होनी शुरू हुई तो कोई एक मॉलिक्यूलर लेयर, जैसे ये एक मॉलिक्यूलर लेयर है, इसको एनर्जी मिली, Q1 एनर्जी मिली, इसने उस एनर्जी में से कुछ हिस्सा खुद रख लिया और अपना खुद का टेम्परेचर बढ़ाया और एक्सपेंशन किया और रिमेनिंग हिस्सा आगे बढ़ा दिया। तो Q2 वुड बी लेस देन Q1 इनिशियली थोड़ी, ठीक है। पर थोड़ी देर बाद एक तरह की स्टेडी स्टेट आ जाएगी, और स्टेडी स्टेट आ जाने के बाद एक चीज हो जाएगी कि स्टेडी स्टेट आ जाने के बाद किसी भी अगर क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो जिस रेट से हीट एनर्जी आ रही है, मान लेते हैं कि वो रेट है H1, और जिस रेट से हीट एनर्जी जा रही है अगर वो रेट है H2, तो H1 और H2 आपस में बराबर हैं। जैसे किसी वायर में जब करंट बहता है तो किसी क्रॉस सेक्शन पर आने वाला करंट और जाने वाला करंट बराबर होता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक वैसा ही यहां हो रहा है। तो ये स्टेट क्या कहलाती है? स्टेडी स्टेट कहलाती है। ऑब्वियसली हम ट्रांजिएंट स्टेट की कोई बात नहीं करेंगे, हम बात ही केवल स्टेडी स्टेट करेंगे। और अगर आप स्टेडी स्टेट की बात करें तो देयर इज अ लॉ विच डिटरमिन्स कि थर्मल कंडक्शन कैसे होगा, और वो लॉ ये लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन। This is law of thermal conduction, obviously applicable in steady state. Law of thermal conduction, ध्यान रखना है ये केवल स्टेडी स्टेट में ही लगती है ना। स्टेडी स्टेट लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन जो केवल स्टेडी स्टेट में ही काम करती है, जो हमसे कहती है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर H जो कि बेसिकली dq by dt है इज इक्वल टू माइनस ऑफ k एक तरह का कांस्टेंट है जिसको थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, A वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसके अक्रॉस हीट एनर्जी जा रही है, इनटू dt by dx, dt इज द टेंपरेचर डिफरेंस, dx इज द थिकनेस ऑफ द मीडियम, dx इज द थिकनेस ऑफ द मीडियम, है ना। तो थर्मल कंडक्शन का कोई भी फिनोमेना हो, कोई भी कहानी हो, कुछ भी हो, आपको ये लॉ लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा हम कुछ और जानते ही नहीं, हम कुछ नहीं जानते, ठीक। के जो कांस्टेंट आया है उसको कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी विच इज बेसिकली अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू कंडक्ट हीट। दैट मींस अ सब्सटेंस विद द लार्ज थर्मल कंडक्टिविटी इज अ गुड हीट कंडक्टर। तो जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है वो गुड कंडक्टर, हीट का गुड कंडक्टर कहलाएगा, ठीक। अब अगर मैं एक रॉड ले लूं जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है और उस रॉड के लिए ये जो
हीट करंट है H विच इज इक्वल टू योर dq बाई dt विच इज इक्वल टू माइनस का k इंटू ए इंटू डी टी बाई डी एक्स की बात करें तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। H कांस्टेंट है क्योंकि स्टेडी स्टेट है, K कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड की बात करी है, तो क्या dt बाई डी एक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर dt बाई डी एक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो टेम्परेचर वर्सेस एक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, टेम्परेचर वर्सेस एक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। दैट मीन्स एक एंड से दूसरे एंड जो वेरिएशन होगी टेम्परेचर की दैट वुड बी लीनियर विद डिस्टेंस, है ना। तो अगर रॉड यूनिफॉर्म हुई, अगर रॉड यूनिफॉर्म हुई तो स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर का वेरिएशन लीनियर होगा डिस्टेंस के अलोंग, है ना। तो स्टेडी स्टेट में जो वेरिएशन है टेम्परेचर का वो यूनिफॉर्म होगा डिस्टेंस के अलोंग। और उसी तरह की रॉड के लिए ये सब काम किया जा रहा है। तो ये जो भी इस पन्ने पर लिखा हुआ है दिस इज ओनली वैलिड फॉर अ यूनिफॉर्म रॉड। तो अगर रॉड यूनिफॉर्म हुई, अगर रॉड यूनिफॉर्म हुई, है ना, अगर रॉड यूनिफॉर्म हुई तो के ए डी टी बाई डी एक्स को हम T1 माइनस T2 बाई एल की तरह अगर देखें तो देखना जरा, डी क्यू बाई डी टी विच इज हीट करेंट, डी क्यू बाई डी टी विच इज हीट करेंट H, सो दैट वुड बी इक्वल टू K इंटू ए इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय रॉड की लेंथ L। ठीक, अब इसको अगर हम किरचॉफ लॉ से कंपेयर करें तो जैसे यहाँ हीट करंट है H, ऐसे ही वहां इलेक्ट्रिकल करंट था I। जैसे यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट करंट बह रहा है, वहां पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट बहता है। तो T1 माइनस T2 तो V जैसा हो गया, H I जैसा हो गया, और V बराबर IR से इसको कंपेयर करा लें तो ये तो V जैसा हो गया, ये I जैसा हो गया। तो R की जगह क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, L डिवाइडेड बाय के ए। तो L डिवाइडेड बाय के ए को अब हम एक नया नाम दे रहे हैं थर्मल रेजिस्टेंस। क्या नाम दे रहे हैं, थर्मल रेजिस्टेंस, है ना। और ये एनालॉगी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा ट्रू है कि हम चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी के सारे फंडे यहाँ पर उठा के लगा सकते हैं। दो सवाल बनते नहीं हैं पर हमें पता होना चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं। L by K is called as thermal resistance. Hence the flow of heat in a rod and flow of current in a wire are काफी हद तक एक जैसे फिनोमेना। तो एकदम क्विक कंपैरिजन कर लें, हीट करंट, इलेक्ट्रिकल करंट, रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, किरचॉफ लॉ, यहाँ किरचॉफ लॉ डेल्टा V इज इक्वल टू आई आर या I इज इक्वल टू डेल्टा V बाय आर, H इज इक्वल टू डेल्टा T बाय आर, है ना, सही है। R का वैल्यू L बाय के ए, और वहां भी R का वैल्यू रो L बाय ए या L बाय सिग्मा ए लिखा जा सकता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, K थर्मल कंडक्टिविटी है ना, K थर्मल कंडक्टिविटी है, सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फ्लो ऑफ हीट थ्रू रॉड इन सीरीज एंड पैरेलल इज एनालोगस टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू रेजिस्टेंस। दैट मींस ये बात इतनी ज्यादा ट्रू है कि हम चाहें तो सीरीज पैरेलल वाले फंडे भी लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, कई सारी रॉड्स हैं या कई सारे मीडियम है, ये D1 K1 D2 K2 वगैरह वगैरह, यहाँ T0 टेम्परेचर है, यहाँ मान लेते हैं Tn टेम्परेचर है। और अगर स्टेडी स्टेट की बात हो रही है तो क्या स्टेडी स्टेट में एक कांस्टेंट रेट से हीट एनर्जी सभी क्रॉस सेक्शन के क्रॉस फ्लो करके जा रही होगी ऐसे। और हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि इन सब की रेजिस्टेंसेस निकालकर जैसे सीरीज में जोड़ते थे और जैसे सीरीज में आर इक्विवेलेंट निकालते थे, वैसा ही हम चाहें तो यहां भी कर सकते हैं। वैसा हम चाहें तो यहां करके के इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, जो कि ये निकाला हुआ है, देखो देखो, ठीक है। सिमिलरली पैरेलल में भी ऐसा कर सकते हैं। पैरेलल, ये हो गया पैरेलल, है ना, K1 K2 K3 K4 ऐसे ये पैरेलल हो गया। और पैरेलल में 1 बाय आर इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय Rn, ये वाला फंडा लगा के अब अगर हम इस सिस्टम के लिए के इक्विवेलेंट निकालें तो इस सिस्टम के लिए के इक्विवेलेंट की वैल्यू भी हम बहुत ही मजे से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बहुत आसान है। तो ये बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉपी है, वहां से उठा के कॉपी पेस्ट कर लिया है। हेंस छोटे मोटे सवाल बन जाएंगे कि भैया सीरीज कॉम्बिनेशन है तो के इक्विवेलेंट बता दीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो के इक्विवेलेंट बता दीजिए। मतलब बात इतनी ज्यादा एनालॉगस है कि हम जंक्शन लॉ जो उधर किरचॉफ फर्स्ट लॉ है वो यहाँ लगा सकते हैं कि ये अगर कोई जंक्शन है और इस जंक्शन पर आने वाला जो हीट करंट है, अगर इस ब्रांच से H1 करंट आ रहा है, इस ब्रांच में H2 करंट जा रहा है, और इस ब्रांच में अगर H3 करंट जा रहा है, इस ब्रांच में अगर H3 करंट जा रहा है, तो एज पर जंक्शन लॉ H1 बराबर H2 प्लस H3, जैसे उधर होता था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, बिल्कुल सेम, बिल्कुल ही सेम, कोनो फर्क नहीं है, 100% आइडेंटिकल है। H1 बराबर H2 प्लस H3 का गेम खेला जा सकता है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा है।
अब किसी कोई हॉट बॉडी है और अगर कंडक्शन के थ्रू हीट एनर्जी को लॉस कर रही है, हीट एनर्जी लूज कर रही है, तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर तो गिरेगा। इसको कहेंगे कूलिंग बाय कंडक्शन, है ना। तो जब एनर्जी ट्रांसफर होगी वाया कंडक्शन ही सही, तो मेरा एज अ बॉडी टेम्परेचर गिरेगा, मेरा एज अ बॉडी टेम्परेचर गिरेगा, है ना। अच्छा जी, और हम अच्छे से जानते हैं, इधर देखें सब लोग, हम अच्छे से जानते हैं कि जब टेम्परेचर गिर रहा है तो जो जो डी क्यू है, जो डी क्यू है दैट वुड बी लाइक एम एस डेल्टा टी, एम एस डी टी, है ना। और चूंकि डी टी नेगेटिव होगा, टेम्परेचर गिर रहा है, इसीलिए मैंने माइनस डी टी लिखा। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं टाइम में, तो आई गेट डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एम एस माइनस डी टी बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी वुड बी द रेट जिससे ये बॉडी हीट एनर्जी लूज कर रही है। और अगर केवल मोड ऑफ ट्रांसफर कंडक्शन है, तो दिस शुड बी इक्वल टू माइनस के ए इंटू डी टी बाय डी एक्स, है ना। या इसको ऐसे लिख लेते हैं, दिस शुड बी फर्दर इक्वल टू के इंटू ए इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L। आई होप सबको मेरी बात समझ में आ रही है। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 है, तो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L के इक्वेट किया जा सकता है। ठीक है, वही चीजें सब यहाँ लिखी हुई हैं। और अब यहाँ से अगर मैं dt बाई डी टी की वैल्यू निकालूं, है ना, dt बाई डी टी की वैल्यू निकालूं, तो dt बाई डी टी, ये dt बाई डी टी विल बी कॉल्ड एज रेट ऑफ कूलिंग, है ना। तो ये dt बाई डी टी, this will be called as rate of cooling, minus dt by dt, this would be called as rate of cooling, this would be called as what, this would be called as rate of cooling। अगर L by Ka को हम रेजिस्टेंस R लिख दें, थर्मल रेजिस्टेंस R लिख दें, तो दिस इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय R। दोनों दिक्कत नहीं है। और अब माइनस dt by dt इज इक्वल टू T1 माइनस T2 divided by R or ms, that means rate of cooling is proportional to difference of temperature T1 minus T2, है ना। rate of cooling is proportional to difference of temperature delta T। समझ में आ जाती है बात, rate of cooling would be proportional to difference of temperature delta T। ठीक, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि आइस जम जाएगी, नीचे पानी रहेगा, वही सिचुएशन है। बाहर का टेम्परेचर माइनस टी है, ऑलरेडी वाइट डेप्थ तक आइस जम चुकी है, और नीचे पानी है अभी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना। ये वाला पानी तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा जो आइस के साथ कांटेक्ट में है, पर जो सबसे नीचे पानी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। ठीक है, अब हम ये अज्यूम करेंगे कि फर्दर अगर dy थिकनेस जमती है, अगर आइस की dy थिकनेस जमती है, तो इस dy थिकनेस के जमने से जो हीट एनर्जी रिलीज होगी, वो हीट एनर्जी वाया थर्मल कंडक्शन बाहर बहेगी, है ना, वाया थर्मल कंडक्शन बाहर फ्लो करके जाएगी। और ऐसा करके हम एक इक्वेशन बनाने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि अगर डीएम मास, आइस का डीएम मास फ्रीज कर जाता है, सपोज आइस का अगर डीएम मास फ्रीज कर जाता है, तो क्या डीएम इंटू एल वुड बी दी एनर्जी रिलीज्ड। इनफैक्ट डीएम बाई डी टी इंटू एल वुड बी दी रेट ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी, विच वुड बी इक्वल टू, जो यहां से फ्लो करके जाएगी, विच वुड बी इक्वल टू के इंटू ए, ये 0 है, ये माइनस टी है, ये 0 है, ये माइनस टी है, तो T डिवाइडेड बाय थिकनेस y। सही है। तो ये एक फंडामेंटल इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन को प्रॉपरली लिखूं अगर मैं, और पूरा सॉल्व करके इंटीग्रेट कर लूं, तो मेरे सामने एक एक्सप्रेशन आएगा जिस पर सवाल बनते हैं कि टाइम t की अगर y1 से y2 डेप्थ अगर फ्रीज हो रही है, तो उसमें जो टाइम t लग रहा है दैट इज इक्वल टू डेंसिटी रो इंटू एल डिवाइडेड बाय 2kT इंटू y2 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर। सही है, ठीक है, ऐसा। ठीक, तो टाइम वाई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन है, तो इस पर सवाल पहले बनते थे, अब नहीं बनते हैं। मैंने आपसे कहा कि रेडिएशन पर ही ज्यादातर सवाल बनेंगे। चलिए भाई साहब, तो अब हम यहाँ से भी बाहर आ गए हैं, और अब हम अपने आखिरी यूनिट की तरफ, रेडिएशन की तरफ आ चुके हैं। आइए देखें रेडिएशन की क्या कहानी है, क्या स्टोरी है। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर विदाउट हीटिंग द इंटरवीनिंग मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। ऑल ऑब्जेक्ट्स एमिट रेडिएशन टेम्परेचर की वजह से, है ना। सभी ऑब्जेक्ट
सभी ऑब्जेक्ट रेडिएशन एमिट करते हैं टेम्परेचर की वजह से। केवल 0 केल्विन पर वो बॉडी के कोई रेडिएशन एमिट नहीं करती, और 0 केल्विन तो ऑब्वियसली अनअटेनेबल टेम्परेचर है। हेंस हर बॉडी इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एवरी बॉडी इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है जी। ठीक, तो ये बस छोटी छोटी सी कुछ बातें लिखी हुई हैं, इनको रीड कर लेंगे। रेडिएशन ऑब्वियसली ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। रेडिएशन कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। रेडिएशन कैन बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, डिफ्रैक्टेड, पोलराइज। सही बात है। रेडिएशन फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। बिल्कुल सही बात है। अब अगर किसी बॉडी पर रेडिएशन गिरती हैं तो 3 फेनोमेना हो सकते हैं, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन। तो मान लेते हैं कि अगर Q एनर्जी इंसिडेंट हुई तो उसमें से QR एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई, QT एनर्जी ट्रांसमिट हो गई, और Q एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो गई तो ऑब्वियसली Q बराबर QR प्लस QT प्लस QA, Q से डिवाइड कर देते हैं तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा। और अब इन सब लोगों को डिफाइन कर दें, जैसे QR बाय Q को डिफाइन करते हैं एज रिफ्लेक्टिविटी, मतलब द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फॉलन इज रिफ्लेक्टिविटी। जो चाहे तो परसेंटेज में लिख सकते हैं, जैसे आइडिया लगेगा कितना परसेंटेज रिफ्लेक्शन है। तो अगर कोई मिरर है तो उसकी रिफ्लेक्टिविटी अच्छी होगी। आइडियल मिरर के लिए रिफ्लेक्टिविटी की वैल्यू 1 होगी। देखो पॉइंट नंबर 2 को समझो। सिमिलरली QT बाय Q को ट्रांसमिशन पावर डिफाइन कर दिया, और QA बाय Q को एब्जॉर्प्टिविटी डिफाइन कर दिया। ठीक है। हेंस जब भी रेडिएशन गिरेंगी R, T और A के कुछ कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज होंगे, सच दैट R प्लस T प्लस A हमेशा ही 1 के बराबर होगा। के बराबर होगा। तो छोटे मोटे छुटपुट सवाल इस पर बन सकते हैं कि मैं R दे दूं, T दे दूं, A पूछ लूं, 2 देकर एक चीज पूछ लूं। ठीक, अच्छा जी। फिर कुछ शब्द हैं जो बहुत क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का क्या मतलब है? तो ब्लैक बॉडी का मतलब होता है 100% एब्जॉर्बर। मतलब जो भी रेडिएशन उस पर गिरेगी वो सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ना तो कुछ भी ट्रांसमिट होगा ना कुछ भी रिफ्लेक्ट होगा। दैट मींस ब्लैक बॉडी के लिए ए का वैल्यू 1 होगा, टी और आर का वैल्यू 0 होगा, तो ब्लैक बॉडी कहलाएगा। सिमिलरली मिरर या परफेक्ट रिफ्लेक्टर या आइडियल मिरर वो होगा जिसके लिए रिफ्लेक्टिविटी का वैल्यू 1 होगा और ट्रांसमिशन पावर और एब्जॉर्प्टिविटी का वैल्यू 0 होगा। और सिमिलरली अगर कोई ऐसी चीज जो परफेक्ट ट्रांसमीटर है, दैट मींस जिसमें से मैक्सिमम एनर्जी फ्लो करके चली जा रही है, तो उसके लिए टी का वैल्यू 1 होगा और आर और ए का वैल्यू 0 होगा। ये 3 थ्योरेटिकल बॉडीज हैं, ये 3 थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं, ठीक। अच्छा, ब्लैक बॉडी पर फर्दर अगर बात की जाए, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है ना, ब्लैक बॉडी पर फर्दर बात की जाए तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज वन व्हिच एब्जॉर्ब ऑल द हीट रेडिएशंस ऑफ व्हाटएवर वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन इट, है ना, अपीयर्स ब्लैक व्हाटएवर बी द कलर ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। सन इज द ओनली नेचुरल ऑब्जेक्ट व्हिच इज परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एग्जांपल। लैंप ब्लैक और प्लेटिनम ब्लैक भी ब्लैक बॉडी के अच्छे एग्जांपल हैं, पर 100% नहीं है। दे आर अबाउट 99% ब्लैक बॉडी। फिर एक और एग्जांपल है ब्लैक बॉडी का, फेरीज ब्लैक बॉडी, जिसका चित्र यहां बना हुआ है। फेरीज ब्लैक बॉडी में हमने ऐसा किया है कि अंदर में ये मिरर लगा रखा है, अंदर में ये जो है सरफेस इसको पॉलिश कर रखा है, ये मिरर जैसा है ना, ऐसा। तो एक स्फेरिकल शेल जैसा, बहुत छोटी सी ओपनिंग। अब यहाँ से रेडिएशन आती है और गिरती है और अंदर में रिफ्लेक्ट ही होती रहती है, उसके यहाँ से बाहर निकलने के चांसेस ना के बराबर है। हाँ, अगर सीधे गिर के निकल जाती तो हो सकता था, उसको अवॉइड करने के लिए ये ऐसा हमने नॉच जैसा, कॉर्नर जैसा, कोना जैसा बना रखा है। उसका काम ही ये है कि वो सीधे आने वाली रेस को रिफ्लेक्ट ना होने दे, ठीक है। तो ये काफी हद तक जो भी रेज उस मुंह पर गिरेंगी उनको काफी हद तक अंदर में ही समाहित करेगा, बाहर नहीं जाने देगा। Hence this could be a very good schematic representation of a black body. This could be a good representation of black body. ठीक, अच्छा जी। फिर एक शब्द है absorptive power, which is energy absorbed divided by energy incident। जैसे अभी हमने पीछे देखा ही था, A energy absorbed divided by QA divided by Q, है ना, was absorptive power। QA by Q was absorptive power। फिर एक शब्द है emissive power, जिसका सिंबल है E। तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया is called per unit solid angle is called emissive power, है ना। तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल। फिर होता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। तो एमिसिव पावर और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर में बस इतना सा फर्क है कि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बात कर रहा है एक बहुत छोटे रेंज ऑफ वेवलेंथ की,
तो हेंस लेमडा वेवलेंथ के लिए अगर मैं एमिसिव पावर निकालूं तो दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ई लेमडा इज डी बाई डी लेमडा। हेंस अगर मैं डी लेमडा को इधर ले जाके इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे एमिसिव पावर मिल जाएगी। इस पर कुछ पूछा नहीं जाता है, घबराइए नहीं। एमिसिविटी इज द एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी एट अ टेम्परेचर T डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट अ सेम टेम्परेचर। ठीक, बस डेफिनेशन। फिर है भाई साहब परवॉस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। परवॉस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज ये कहता है कि अगर किसी भी बॉडी की बात करें तो वो हमेशा ही एक ऐसी सिचुएशन में होता है जिसमें आदान प्रदान हो रहा है वो खुद रेडिएशन पैदा कर रहा है और सराउंडिंग से उस पर रेडिएशन गिर भी रही है। किसी भी बॉडी की किसी भी सिचुएशन में बात करें, चाहे वो वैक्यूम में हो चाहे कहीं हो, तो सराउंडिंग का कुछ तो टेम्परेचर होगा, मान लेते हैं टीएस, सराउंडिंग का टेम्परेचर टीएस, और बॉडी का कुछ तो टेम्परेचर होगा, मान लेते हैं टी। तो बॉडी अपने टेम्परेचर की वजह से रेडिएशन एमिट कर रही होगी, बॉडी अपने टेम्परेचर की वजह से रेडिएशन एमिट कर रही होगी, ऐसे है ना। और सराउंडिंग में जो और बॉडीज हैं वो भी रेडिएशन एमिट कर रही होंगी और वो रेडिएशन इस पर गिर रही होंगी। तो सराउंडिंग में जो और बॉडीज हैं उनकी रेडिएशन इस बॉडी पर गिर भी रही होंगी। दो फिनोमेना हो रहे होंगे, और जो गिर रही है रेडिएशन उसका कुछ हिस्सा ये एब्जॉर्ब भी कर रही होगी। तो परवॉस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ये कहता है कि ऑल बॉडीज रेडिएट थर्मल रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन रेडिएटेड पर यूनिट टाइम डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द एमिटिंग सरफेस, इट्स एरिया एंड इट्स टेम्परेचर, एंड एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो एब्जॉर्बिंग द एनर्जीज इंसिडेंट ऑन इट, है ना। दोनों फिनोमेना एक साथ हो रहे हैं। अब अगर T इज ग्रेटर देन TS का गेम है तो जो एमिशन हो रहा है दैट इज मोर देन एब्जॉर्प्शन, और अगर TS इज ग्रेटर देन T का गेम है तो जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है दैट इज मोर देन एमिशन, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर अगर T ग्रेटर देन TS है तो चूंकि एमिशन ज्यादा है तो समय के साथ घटेगा, कूलिंग होगी, और अगर TS ज्यादा है T से तो फिर समय के साथ बढ़ेगा और हीटिंग होगी। किरचॉफ भाई साहब यहां भी आ गए, और किरचॉफ भाई साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर इज सेम फॉर ऑल सरफेसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड इज इक्वल टू द रेशियो फॉर अ ब्लैक बॉडी। एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो सेम टेम्परेचर पर सभी बॉडीज के लिए सेम है। दैट मीन्स जो गुड एमिटर है वो गुड एब्जॉर्बर भी है, जो गुड एमिटर है वो गुड एब्जॉर्बर भी हैं, जो एमिट अच्छा करते हैं वो एब्जॉर्ब भी अच्छा करते हैं। और ये बात स्पेक्ट्रल में भी वैलिड है। दैट मीन्स जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया जा रहा है उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को एमिट भी किया जाएगा। तो दैट मीन्स गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। जैसे ब्लैक कलर अगर सारे कलरों को एब्जॉर्ब करेगा तो एमिट भी करेगा, है ना। इसीलिए काले कपड़े जो होते हैं उनसे गर्मी महसूस होती है क्योंकि वो एमिट भी कर रहे होते हैं। ठीक, अच्छा जी। अब इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा आदमी है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है स्टीफन, और उसने जो लॉ दिया दैट इज कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है T टेम्परेचर पर और ये कोई सराउंडिंग है T0 टेम्परेचर पर। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहता है कि जिस रेट से रेडिएशन ये बॉडी रिलीज कर रही होगी dQ/dt दैट इज गिवन बाय E सिग्मा T की पावर 4। ए कहां चला गया इसमें से, दैट इज गिवन बाय E सिग्मा A T की पावर 4। ये हो रहा है, मैं खुद यहां लिख दे रहा हूं, है ना। तो इसका जो एमिशन रेट है, इसका इस बॉडी का जो एमिशन रेट है, एमिशन रेट, तो जिस रेट से ये एमिट कर रही है रेडिएशंस को वो है E सिग्मा कैपिटल A T की पावर 4, जो इसके खुद के टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। और ये जो एब्जॉर्ब कर रही है, एब्जॉर्प्शन रेट, ये जो एब्जॉर्ब कर रही है वो सराउंडिंग टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, स्मॉल E सिग्मा A T0 टू दी पावर 4। यहां तक समझ में आनी चाहिए बात। हेंस ये एब्जॉर्प्शन का रेट है, ये एमिशन का रेट है। हेंस अगर मैं नेट लॉस निकालना चाहूं, रेट ऑफ एनर्जी लॉस, तो रेट ऑफ एनर्जी लॉस वुड बी एमिशन का रेट माइनस एब्जॉर्प्शन का रेट, है ना। रेट ऑफ एनर्जी लॉस वुड बी एमिशन का रेट माइनस एब्जॉर्प्शन का रेट। तो स्मॉल E सिग्मा A T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4 is the rate of loss of energy through radiation. Sigma is called as Stephan constant जिसकी वैल्यू है 5.67 into 10 to the power of minus 8। 5.67 into 10 to the power of minus 8। ठीक है। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सुलझा लें, बाइनोमियल वगैरह लगा के थोड़ा सा सुलझा लें, तो ये 4 सिग्मा A T0 टू द पावर 3 डेल्टा T आ जाता है। तो नेट लॉस, नेट रेट ऑफ लॉस
एनर्जी लॉस, net rate of energy loss is given by 4 sigma a t naught to the power 3 into delta t, और इसमें E और मल्टीप्लाई होगा, है ना। ये तो ब्लैक बॉडी के लिए है और नॉर्मल बॉडी के लिए इसमें E और आगे लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स भाई साहब आ गए। वीन्स भाई साहब ये कहते हैं कि अगर कोई ब्लैक बॉडी किसी T टेम्परेचर पर है तो वो बहुत सारे तरह के रेडिएशन, बहुत सारी वेवलेंथ के रेडिएशन एमिट करेगी, बहुत सारी वेवलेंथ के रेडिएशन एमिट करेगी। उनमें से वो वेवलेंथ जिसकी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी, उस वेवलेंथ की अगर बात करें और उसको अगर लेमडा एम बोले तो लेमडा एम इंटू टी, वो वेवलेंथ जिसके सबसे ज्यादा फोटोन है, वो वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट बी, जिसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू है 0.282 सेंटीमीटर केल्विन, वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। इसका ये मतलब हुआ कि हायर टेम्परेचर पर लोअर वेवलेंथ रिलीज होंगी और लोअर टेम्परेचर पर हायर वेवलेंथ रिलीज होंगी। ये सही भी है। हम किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ाते जाएं तो वो जो कलर पैदा करती है वो रेड से व्हाइट की तरफ शिफ्ट होता है, क्योंकि हम जानते हैं रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे कलर रेड से व्हाइट की तरफ शिफ्ट होगा। घर में जो गैस होती है ना, वो ग्रीनिश ब्लूइश कलर की जलती है ना। और जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम होते हैं जो वेल्डिंग के लिए लोग यूज करते हैं, वो व्हाइट कलर से चलता है, हाई टेम्परेचर, है ना, हाई टेम्परेचर, ठीक। अच्छा जी, फिर एक छोटी सी चीज है सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट का क्या मतलब है? सोलर कांस्टेंट इज बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ सनरेज ऑन अर्थ। सोलर कांस्टेंट शब्द का जो मतलब है, इट इज बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ सन ऑन अर्थ। तो सन को हम एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी मानते हैं, तो सन को अगर एक ब्लैक बॉडी माने, सन का रेडियस आर है, टेम्परेचर टी है, ये सन है, अगर इसको ब्लैक बॉडी माने तो सन से जो रेडिएशन रिलीज हो रही है, जो पावर है ना, जो पावर है सन से जो पावर रिलीज हो रही है वो है सिग्मा इंटू 4πr² इंटू टी की पावर 4। ये पावर है जो सन से रिलीज हो रही है। और ये अगर अर्थ है, ये छुटकन सी अगर अर्थ है सन से डी डिस्टेंस की दूरी पर, तो क्या ये पावर 4πd² एरिया में फैल जाएगी। हेंस इंटेंसिटी पावर डिवाइडेड बाय एरिया, पावर डिवाइडेड बाय एरिया से अगर मैं इंटेंसिटी निकालता हूं तो वही सोलर कांस्टेंट कहलाती है। हेंस सोलर कांस्टेंट इज सिग्मा r² टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय d²। सही है, तो कोई तोप चीज नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान चीज। अच्छा जी, अब आखिरी चीज की तरफ हम आ गए हैं, कूलिंग बाय रेडिएशन। जैसे कूलिंग बाय कंडक्शन था, ऐसे ही कूलिंग बाय रेडिएशन। तो जब रेडिएशन के थ्रू ये नेट लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, तो क्या बॉडी का ms माइनस dt/dt से रेट ऑफ एनर्जी लॉस एंड दिस इज रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं? क्या रेट ऑफ एनर्जी लॉस और रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को क्या मैं इक्वेट कर दूंगा? बिल्कुल, दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा। रेट ऑफ एनर्जी लॉस और रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को इक्वेट कर देंगे, ठीक है जी। इक्वेट करके dt/dt की वैल्यू निकालने, जिसको यहाँ मैंने d θ/dt लिखा, तो d θ/dt इज माइनस ऑफ k इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो हमसे ये कह रहा है कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। रेट ऑफ कूलिंग, कंडक्शन में भी यही चीज देखी थी, इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। किस किस के बीच? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, राइट। इसको ही फर्दर थोड़ा और सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करने के बाद हमको एक इस तरह की एक्सपोनेंशियल टाइप की इक्वेशन मिल जाएगी, और उस इक्वेशन का अगर ग्राफ खींचें तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता होगा। इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहते हैं। इस पर खूब सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ई की पावर में चीजें हैं, हेंस ई की पावर में चीजें हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, डिफरेंस इन टेम्परेचर, इसके लिमिटेशंस क्या है? डिफरेंस इन टेम्परेचर छोटा होना चाहिए, लॉस ऑफ हीट ऑफ द बॉडी इज बाय रेडिएशन ओनली, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मस्ट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम एक अप्रोक्सीमेट मेथड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और वो अप्रोक्सीमेट मेथड ये कहता है हमसे कि ये जो हमने काम किया है ना, ये जो हमने काम किया, इसको, ये जो हमारी इक्वेशन थी, इसको अगर हम एवरेज में लिख लें तो एवरेज में इक्वेशन विल लुक लाइक dq डेल्टा q बाय डेल्टा t इज इक्वल टू
डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, थीटा इज द टेम्परेचर, इज इक्वल टू माइनस का के थीटा एवरेज माइनस थीटा नॉट। जैसे फॉर एग्जांपल सवाल इस पर किस तरह से आते हैं देखो, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कहता है अ बॉडी, क्वेश्चन कहता है अ बॉडी कूल्स फ्रॉम, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड इन 1 मिनट, ठीक है, 50 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मिनट में कूल कर रही है। देन फाइंड टाइम टू कूल फ्रॉम, फाइंड टाइम टू कूल फ्रॉम 45 टू 40, ठीक है, और जो रूम टेम्परेचर है दैट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, रूम टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? रूम टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बॉडी कूल्स फ्रॉम 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 इन 1 मिनट, फाइंड टेम्परेचर टू कूल फ्रॉम 45 टू 40, रूम टेम्परेचर इज 30। तो हम ये एवरेज वाली इक्वेशन लगाएंगे, तो देखना पहले केस में टेम्परेचर 50 से 45 जा रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, टाइम जो नीचे में टाइम है वो कितना लगा 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू, उधर आ जाते हैं, माइनस ऑफ के को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, एवरेज तो 50 प्लस 45 बाई 2, 50 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर जो कि 30 है। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और ऐसा ही सेकंड केस में टेम्परेचर जा रहा है 45 से 40, डिफरेंस अभी भी 5 का है, टाइम मान लेते हैं t लगा, इज इक्वल टू माइनस का के एवरेज टेम्परेचर 45 प्लस 40 बाई 2, 45 प्लस 40 बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 30, दोनों को डिवाइड करके t का वैल्यू निकाल लो। समझ गए? समझ गए? तो सवाल जो आएंगे वो सवाल इस अप्रोक्सीमेट मेथड से सॉल्व होंगे, सवाल जो आएंगे वो इस अप्रोक्सीमेट मेथड से सॉल्व होंगे और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पर सवाल आते हैं। ठीक है भाई साहब, ऐसा है। तो चलिए, तो हमने पूरा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को, कोने कोने को, एक एक चीज को बहुत ही बढ़िया ढंग से देखा, समझा, सारे बेसिक कंसेप्ट, सारे बेसिक फॉर्मूले मैंने तुम्हारे सामने रखे, है ना। सब फॉर्मूलों को मैंने ग्रीन कलर से बॉर्डर भी दिया, आउटलाइन भी दिया, और ये बहुत आसान एरिया है ये भी आपको बता दिया। तो अब एटलीस्ट सिलेबस कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ये तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। और थोड़े से पीवाईक्यू, थोड़े से चिन्नी भर पीवाईक्यू, दैट मींस कुल मिला के अगर 20-30 क्वेश्चन भी इस पर कर लोगे तो बस ये टॉपिक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब ना इसको रिवाइज करने की जरूरत है, ना ही इसमें और एनर्जी डालने की जरूरत है। अगर इससे क्वेश्चन आया, शॉर्ट शार्ट बना लोगे, ये गारंटी है मेरी। तो उम्मीद कर रहा हूं कि काफी कम समय में काफी सारा काम हमने किया है। तो जिन भी लोगों की ये समस्या थी, उन लोगों की समस्या अब ये प्रोबेबली दूर हो गई होगी। आपको अब क्या करना है, आपको केवल इतना करना है कि जो भी मैंने पढ़ा दिया है, सिखा दिया है, उसको फटाफट से सिलेक्शन डायरी में नोट करें, इससे पहले कि आप भूल जाएं। आप ये पीपीटी का जो मेन क्रक्स है वो आप अपनी सिलेक्शन डायरी में लिखें और फिर उसको बार बार रिवाइज करें और थोड़े से पीवाईक्यूज करें। बस इतना कर लें और खुश रहें, मुस्कुराएं, है ना, हंसे, खुश हैं और मुस्कुराएं। ठीक, और इसी प्रकार से बिंदास मेहनत करते रहें। ये वक्त दोबारा नहीं लौटेगा, ये जो जज्बा है मेहनत करने का ये दोबारा नहीं लौटेगा। तो जितनी मेहनत कर सको उतनी मेहनत करो, जो फोड़ सको उसको फोड़ो, है ना। जो भी माइलस्टोन कवर किए जा सकते हैं उनको करो। ये वक्त तुम्हारा है, समय तुम्हारा है, जिंदगी भी तुम्हारी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे अर्जुना के बच्चे, मेरे लक्ष्य के बच्चे, मेरे प्रयास के बच्चे, और इन जनरल पूरे हिंदुस्तान, सरजमीन हिंदुस्तान के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, वो इन एक्सरसाइजेस का भरपूर फायदा उठा रहे होंगे। चलिए जी, आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हुए और ईश्वर से ये दुआ करते हुए कि आप इसी प्रकार दिन रात पढ़ने की शक्ति दे, आपको दिन रात पढ़ने की और मेहनत करने की शक्ति दे। मैं अलविदा कहता हूं। तो मैं मनीष शर्मा विदा लेता हूं इस टॉपिक के साथ, और फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में अगले टॉपिक का माइंड मैप लेके। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय।